अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल के एपिसोड नंबर 3। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज के एपिसोड में क्या होता है। सब मेहमानों को इज्जत के साथ वापस भेजकर करदम अभी अभी वापस आया था जब उसके पैर में कोई चीज़ उलझी। आज सारा दिन वो उसकी नज़रों के हिसार में रही थी। उसके दुपट्टे को वो कैसे ना पहचानता, लेकिन हवेली के बीचों बीच अपनी बीवी का दुपट्टा देखकर उसके माथे की रगें तक सामने आ गई थी। ये लड़की इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? गुस्से से उसका दिमाग घूमने लगा था। पहले उसे कमरे में देखा लेकिन वो कमरे में नहीं थी। उसका दिमाग ठिकाने लगाने का फैसला तो आज वो वैसे भी कर चुका था। उसे दुपट्टे की अहमियत बताना चाहता था, उसे समझाना चाहता था कि वो सिर्फ धड़कन की अपनी ही नहीं बल्कि करदम की इज्जत है, जिससे वो इस तरह से रास्ते में नहीं फेंक कर आ सकती। मुलाजमा से धड़कन का पूछा तो पता चला कि वो किचन में है। वो किचन में क्या कर रही है? वो खुद से सवाल करता किचन की तरफ आया था। किचन में सिवाय धड़कन के और कोई नहीं था। वो दूसरी तरफ मुँह किए खड़ी थी। ज़रा सा होश है तुम्हें? उस पर दुपट्टा फेंकने वाले अंदाज में बोला था, जबकि उसकी आवाज़ सुनते हुए धड़कन ने फ़ौरन अपने आंसू साफ किए थे और उसके फेंके हुए दुपट्टे में अपने दोनों हाथ छुपा गई थी। मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा ये दुपट्टा वहाँ हॉल में क्या कर रहा था और तुम बिना दुपट्टे के यहाँ किचन में क्या कर रही हो? बार बार मुलाजमीन आते जाते हैं, पूरी हवेली मेहमानों से भरी है और तुम? वो नज़रें झुकाए उसके सामने खड़ी थी, जबकि उसकी लापरवाही पर करदम का दिल चाहा कि उसे ज़मीन में गाड़ दे। मैं ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा धड़कन, मैं अपनी इज्जत पर हरफ हरगिज़ नहीं आने दूंगा, वो गुस्से से धारते हुए बोला था। नीचे ज़मीन में क्या घूर रही हो? ऊपर देखो। करदम ने सख्ती से उसका चेहरा थाम कर अपनी तरफ किया, लेकिन उसकी सुर्ख आंखें देखकर खटका था। तुम रो रही थी? करदम ने उसे देखते हुए पूछा तो अगले ही लम्हे वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। शायद उसे पता था कि उसका साहिबान ही उसका असल हमदर्द है। धड़कन क्या हो गया? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? उसे इस तरह से रोते देखकर करदम परेशानी से बोला था, जब धड़कन ने अपने दोनों हाथ उसके सामने किए थे, जो बुरी तरह से सुर्ख हो चुके थे। उन पर छोटे छोटे दाने वाजिया हो रहे थे। वो समझ चुका था कि उसके हाथ जल चुके हैं। कैसे चले तुम्हारे हाथ? वो उसके दोनों हाथों को देखते हुए पूछने लगा, जबकि वो अभी तक उसके सीने से लगी रोने में मसरूफ़ थी। धड़कन, ये क्या किया तुमने? बताओ मुझे कैसे चले? करदम का लहजा अपने आप ही नरम हो चुका था। उसके हाथों के जख्म देखने के लिए तायशा ने जैसे ही किचन में कदम रखा, उसका सर बुरी तरह से घूमा था। वो क्या सोचकर यहाँ आई थी और यहाँ क्या हो चुका था? धड़कन, मेरी जान रोना बंद करो, चलो आओ रूम में चलो, मैं तुम्हें दवाई लगाता हूँ। उसे अपने साथ लगाते किचन से बाहर ले जाने लगा था, जबकि दरवाजे पर खड़ी तायशा को बुरी तरह से इग्नोर कर गया था। जबकि उसे अपने करीब से इस तरह गुजरते देखकर तायशा की आंखें नम होने लगी थीं, लेकिन उसे चुप करवाने वाला कोई ना था। तायशा कमरे में आकर फूट फूट कर रोई थी। वो जितना धड़कन को करदम से दूर करने की कोशिश कर रही थी, अनजाने में उनके करीब आने की राह बना रही थी। सवेरा का जब मूड होता उसे मुंह लगाती और जब नहीं उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। काश मैं सवेरा की बात ना मानकर अपने प्लान पर अमल करती। एक छोटी सी खुदकुशी करने की कोशिश करदम को हमेशा के लिए उसका कर सकती थी, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने करदम किसी और का हो चुका था। उसकी आंखों के सामने धड़कन को अपने साथ अपने कमरे में लेकर गया था और वो बस देखते ही रह गई थी। करदम ने तो शायद उसे देखना तक गवारा न किया था। वो कैसे करदम को अपनी ज़िंदगी में वापस आएगी? कैसे धड़कन को उससे दूर करेगी? उसकी सोच यहीं से शुरू होकर यहीं पर ख़त्म हो रही थी। सवेरा को बटे हुए आदमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि शायद वो खुद ही बटी हुई औरत थी। लेकिन तायशा के जज्बात तो एक ही शख्स से शुरू होकर एक ही शख्स से ख़त्म हो रहे थे। वो कैसे उसे किसी और का होने दे सकती थी? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी धड़कन। तुमने मुझसे मेरे करदम शाह को छीन कर ठीक नहीं किया। उस शख्स पर सिर्फ मेरा हक है। रोते हुए अपने बेड पर गिर गई थी, क्योंकि सिवाय रोने के अब और कुछ नहीं कर सकती थी। धड़कन, अपने आप हाथ नहीं जलता, और जब हाथ जलना शुरू होता है इंसान को पता चलता है। बताओ मुझे तुम्हारा हाथ कैसे जला? करदम गुस्से से पूछ रहा था। मैं बता तो रही हूँ, मुझे नहीं पता किस तरह से जला। मुझे नहीं पता चला कि ट्रे गर्म है। धड़कन धीमी आवाज़ में मनमनाई थी। उसकी मनमनाहट ने करदम का गुस्सा कम करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। करदम को लगा कि शायद वो उससे डर रही है। अगर ट्रे गर्म थी तो तुम उसे रख देती वापस। तुम्हें उठाकर ले जाने की ज़रूरत क्या थी? वहाँ किचन में तायशा मौजूद थी ना, तुम उसे कह सकती थी। हाथ पर मरहम लगाते हुए इस बार ज़रा नरमी दिखाई थी। उसे ये नहीं बता पाई थी कि तायशा ने ही तो ज़बरदस्ती ट्रे उठाने पर मजबूर किया था। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि तायशा ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। शायद वो उसे जानबूझकर हर्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तायशा की भला उससे क्या दुश्मनी? वो खुद से ही सवाल करती करदम के चेहरे को देखने लगी थी। हाँ, यही तो दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह थी। करदम शाह तायशा की पहली और आखिरी मोहब्बत।
चुप सिर्फ और सिर्फ धड़कन का हो चुका था। वजह जानना धड़कन के लिए मुश्किल ना था, लेकिन एक फ़ैसला उसने कर लिया था, वो तायशा को अपने साथ इस तरह कभी नहीं करने देगी। हुरिया काफ़ी देर से मुकद्दम का इंतज़ार कर रही थी। अभी तक वो उसकी कल रात की शिद्दतों से नहीं संभली थी और आज दोपहर में उसका गुस्सा देखकर वो काफ़ी घबरा गई थी। बेचारी सवेरा दीदा को भी कितना डांट दिया। बेचारी बानी ना जाए कितने बेचारी हो। सारा ही दिन एक जगह बैठने की वजह से वो इतना थक चुकी थी कि कोई इंतहा नहीं, और ऊपर से कल रात भी वो एक सेकंड के लिए भी ना सो पाई थी। एक बार उसका दिल चाहा कि वो थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन मुकद्दम की ख्वाहिश और उसके जज्बात को इस तरह से नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं कर सकती थी। उसके हर अंदाज में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत महसूस करके वो एक ही रात में मगरूर हो चुकी थी। वो उस शख्स की मोहब्बतों का जवाब मोहब्बत से देना चाहती थी। थकन के बावजूद भी वो इसका इंतज़ार करती रही। न जाने वो कहाँ था। शायद इन सब मेहमानों को संभाल रहा था। काफ़ी सारे मेहमान तो जा चुके थे और काफ़ी सारी हवेली में रुके थे और कुछ अभी भी जा रहे थे। सारी हवेली ही मेहमानों से भरी हुई थी। आखिर शाह साईं के दोनों पोतों की शादी थी। नुमाइशों के आदि तो शाह साईं पहले भी कभी ना थे, ऊपर से करदम की सादा तबीयत। ये सब हंगामा शोर शराबा तो उन्होंने मुकद्दम के कहने पर किया था, वरना वो तो सादगी से ही उनकी शादी करना चाहते थे। जबकि मुकद्दम ने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि वो हूर को उसकी शादी की हर खुशी देना चाहता है, जिस पर दादा साईं ने मजबूर होकर शादी पर अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया था। उनके ख़ानदान का कोई ऐसा शख्स ना था जिसने इनके दोनों पोतों की शादी ना देखी हो। वो मेहमानों को एयरपोर्ट तक छोड़ने गया था। आते आते उसे रात हो चुकी थी। उसे यकीन था कि हुरिया इस वक्त तक सो चुकी होगी। शादी के बाद उसने अपनी सारी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दिया था, क्योंकि हुरिया उसकी जिम्मेदारी थी, दादा साईं या करदम साईं की नहीं। इसलिए उसने फ़ैसला किया था कि अब उसे अपनी सारी जिम्मेदारियां वो खुद संभालेगा। आज उसने दादा साईं से भी इस बारे में बात की थी, तो वो बहुत खुश हुए थे और ये भी कह दिया था कि अब उनका पोता जिम्मेदार हो चुका है, अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगा है। लेकिन साथ ये भी कहा कि ये सोच वक्ती नहीं बल्कि हमेशा के लिए होनी चाहिए। ये ना हो कि जिम्मेदारियां संभालने का शौक़ सिर्फ 2 दिन का ही हो, क्योंकि मुकद्दम शाह जब बोर हो जाता था तब वो काम छोड़ देता था। उसने भी कह दिया था, बेफिक्र रहें दादा साईं, मुकद्दम शाह अपनी हर जिम्मेदारी समझने की कोशिश कर रहा है। बोरियत की बात तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हुरिया से कभी बोर नहीं हो सकता। वो तो 19 साल से उसकी जान थी। मरहम लगाने के बाद करदम ने उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहा। इतना मुश्किल नहीं था करदम साईं, ये बात आप मुझे कल रात में खुद कह सकते थे। उसकी ज़ुबान से निकला। कहना चाहता था धड़कन, लेकिन उस वक्त मैं वापस कमरे में नहीं आना चाहता था। हाँ बिल्कुल, आप उस वक्त कमरे में क्यों आएंगे? आपको तो डेरे पर जाना था। आखिर दिल बहलाने का सामान जो मौजूद था। खालिस पीवियों वाले अंदाज में धड़कन ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींची थी। करदम उसे देख कर रह गया। इस लड़की को 17 दिन की रिहाई की तो हरगिज़ ज़रूरत ना थी। वो उम्र में ज़रूर छोटी थी, लेकिन दिमाग उसका छोटे बच्चों जैसा हरगिज़ ना था। दिल बहलाने का सामान? हाँ, करदम ने हैरत का मुजाहरा करते हुए उसकी बात पकड़ी थी। जी बिल्कुल, सवेरा दीदा ने बताया मुझे कि वहाँ दिल बहलाने का सामान मौजूद है। धड़कन ने अपनी बात मुकम्मल की थी। अच्छा, और क्या बताया तुम्हारी सवेरा दीदा ने? करदम ने उसके हाथ थाम कर उसे अपने नज़दीक किया था। बस यही कहा कि पूछूं कि डेरे पर ऐसा कौन सा ख़जाना मौजूद है, जब कल रात आप मेरे पास कमरे में आने की बजाय डेरे पर चले गए थे। बल्कि उसका चेहरा देखते हुए जांचती नज़रों से पूछने लगे, जबकि करदम का दिल चाहा था कि उसकी बातों पर उसे खींच कर ले गए। सवेरा उसे इन सब से बदगुमान कर रही थी तो अच्छे तरीके से समझ चुका था, लेकिन फ़िलहाल वो उसकी गलतफहमी दूर करने का कोई इरादा नहीं रखता था। और वैसे भी ये बात सवेरा ने धड़कन की सोच में डाली थी। किसी दिन तुम्हें ले जाऊंगा उस डेरे पर, फिर बताऊंगा कि वहाँ क्या ख़जाना है, लेकिन फ़िलहाल इस कमरे से निकलो, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरी नीयत ख़राब हो रही है। करदम की ज़ोमाइनी बात ने धड़कन के कानों तक के लोग को सुर्ख कर दिया था। आपकी नीयत पहले दिन से ही ठीक नहीं है। उसके हाथ से अपना हाथ खींचती वो जल्दी से बाहर भाग गई थी, जबकि करदम उसकी बात का मतलब निकाल रहा था। क्या वो पहले ही नज़र में उसकी नसों में अपने लिए पसंदीदगी देख चुकी थी? क्या वो पहले दिन से जानती थी कि करदम का दिल उसके लिए मचलने लगा है? वो करदम जो अपने जज्बात को काबू करने के लिए उस पर पाबंदियाँ लगाता था, जो उसे बेफजूल में डांटता था। क्या इस सब की वजह धड़कन जानती थी? क्या धड़कन को इस बात का अंदाज़ा था कि करदम ने जब पहली बार उसे एयरपोर्ट से बाहर निकलते देखा तब भी उसका दिल उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया कि इस सब पर सिर्फ तायशा का हक है। उसने कभी अपने जज्बात को मोहब्बत का नाम ना दिया था। फिर न जाने किस तरह से अल्लाह ने उसकी सुन ली और दादा साईं के दिल ने धड़कन के लिए करदम को सोच लिया। कितनी हसीन थी वो रात उसकी ज़िंदगी में, जब उसने धड़कन का नाम अपने नाम के साथ महसूस किया था और धड़कन ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर उसका इकरार करदम को एक नई ज़िंदगी दे गया था, और अब तो वो मजबूर था, क्योंकि अब वो उसके निकाह में थी। उससे मोहब्बत करना, उसको चाहना अब तो करदम का काम था।
मेरी छोटी सी पटाखा साईं, उसे ख़िताब से नवाजते हुए वो बेख्तियार मुस्कुराया था। वो कमरे में आया तो हुरिया वलीमे के ड्रेस में बैठ कर उनके साथ टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी, या शायद सो रही थी। वो कल रात भी ना सोई थी और फिर आज सारा दिन भी उसे एक सेकंड भी आराम करने को ना मिला था। इस वक्त भी वो मुकद्दम की वापसी का इंतज़ार करती, उसकी ख्वाहिश के एहतराम में इसी तरह से तैयार बैठी थी। इस वक्त उसे अपनी मासूम बीवी पर टूट कर प्यार आया था। उसके करीब बैठकर उसके जेवरात की कैद से आज़ाद करने लगा था। हुरिया अपने करीब हरकत महसूस करके आंखें खोले उसे देखने लगी थी। मुझे पता है आपको मेरी बहुत परवाह है मेरे महबूब, लेकिन थोड़ी सी परवाह अपने भी कीजिए, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गई तो मेरा गुजारा नहीं होगा। वो गमगीन लहजे में कहता उसके दुपट्टे से पिंस निकालते हुए उसे दुपट्टे की कैद से आज़ाद करने लगा था। उठो, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, वरना मेरी नीयत ख़राब हो रही है। जाओ चेंज करके आओ और रिलैक्स होकर आराम करो। उसे सहारा देकर उठाने लगा। हुरिया उसकी बात मानते हुए अपना शरारा संभालती उठी थी। उसे ये जानकर खुशी हुई थी कि मुकद्दम सिर्फ अपनी खुशियों की ही नहीं बल्कि उसकी भी फिक्र करता है। थोड़ी देर के बाद वो चेंज करके आई तो मुकद्दम चेंज किए बेड पर लेटा था। उसे आता देखकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे फ़ौरन ही हुरिया ने थाम लिया था। उसका हाथ थामकर मुकद्दम ने उसका सर अपने सीने पर रखा। यहाँ कान लगाओ और पूछो इन जनाब से, आखिर चाहते क्या हैं? तुम्हें देखकर इतने बेकाबू क्यों हो जाते हैं? उसके अंदाज़ पर हुरिया बेख्तियार मुस्कुराई, जबकि उसकी हर धड़कन के साथ हुरिया अपना दिल धड़कता हुआ महसूस कर रही थी। क्या कह रहा है? मुकद्दम ने पूछा। कह रहा है सो जाएं, बहुत रात हो गई है, हुरिया ने उसके जज्बात से घबराते हुए कहा था, जबकि उसके अंदाज़ पर मुकद्दम का कहका बुलंद हुआ था। बहुत ही डरपोक वाक़या हुई हैं आप मोहतरमा, एक ही रात की शिद्दत नहीं सह पाई, और हम हैं जो 19 साल से दिन रात आपका इंतज़ार करते रहे हैं। उसे अपने सीने में बींचे हुए बोला, जबकि हुरिया को उसकी एक एक बात पर यकीन था। अपनी मोहब्बत को उसने निकाह की सूरत में साबित किया था। उसकी पुरसुकून बाहों में न जाने का वो पुरसुकून नींद सो गई, लेकिन नींद में भी अपने बालों में चलती उसकी उंगलियों को महसूस कर रही थी। क्या तुमने धड़कन के हाथ जलाए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तायशा, मैंने तुम्हें सिर्फ उसे डराने के लिए कहा था, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? न जाने सवेरा के दिल में क्या समाई कि वो धड़कन के लिए परेशान हो गई। वो तो बस करदम और धड़कन की तलाक करवाना चाहती थी, लेकिन कर रात अकेले में उसने सोचा कि वो तायशा की मदद करे ही क्यों, जबकि तायशा को रास्ते से हटाकर वो और धड़कन हमेशा के लिए एक ही घर में रह सकती थी। वो दोनों बहनें हमेशा खुशी से रह सकती थी। उसे तायशा जैसी मुसीबत को गले डालने की ज़रूरत ही क्या थी? मैं क्या करती दीदा, वो लड़की हर वक्त करदम साई के आगे पीछे घूमती रहती है, हर वक्त उनके साथ रहती है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बस इसीलिए मैंने ऐसा किया। प्लीज़ अब कुछ करे ना, तायशा ने सवेरा का हाथ थामते हुए कहा, जो सवेरा ने फ़ौरन ही झटक दिया था। उसका दिल तो चाह रहा था कि उसके मुंह पर 2 थप्पड़ दे मारे, जिसने उसकी बहन को नुकसान पहुँचाया था। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन आज के बाद धड़कन को बेफजूल नुकसान पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, सवेरा ने टालने वाले अंदाज में कहा और उठकर बाहर चली गई थी। दादा साईं, मैं कुछ वक्त हुरिया के साथ अकेले गुजारना चाहता हूँ। यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है, कभी मेहमान तो कभी घर के ही लोग। मैं थोड़ा वक्त उसके साथ बिल्कुल अकेले गुजारना चाहता हूँ, इसीलिए उसे अपने साथ ही लेकर जाना चाहता हूँ। मुकद्दम साईं, हम कह तो रहे हैं कि कुछ दिन इंतज़ार कर लीजिए, आप बेशक चले जाइएगा, लेकिन धड़कन और करदम भी आपके साथ जाएंगे, दादा साईं ने समझाते हुए कहा था। नहीं, मैं इतने दिन इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं हुरिया को लेकर जा रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ, वो ज़िद्दी लहजे में बोला था। उसके लहजे के सामने दादा साईं हमेशा की तरह हार मान गए थे। अगर फ़ैसला करके ही आए हो तो बताने, यहाँ तो बताएं कहाँ जाना चाहते हैं? उसका मूड ख़राब होता देखकर दादा साईं मुस्कुरा कर बोले थे। ज़्यादा दूर नहीं, नारायण का गान, सावात, कश्मीर। उसने कल रात ही हुरिया से उसकी सारी पसंद की जगहें पूछी थी, और हुरिया ने बरसों से दिल में दबी ख्वाहिशें बताते हुए अपनी पसंद की हर जगह उसे बताई थी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं, आप जितना जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करेंगे। हम तो हैरान है कि करदम अकेले ये सब कैसे संभालते हैं। उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इतनी जिम्मेदारियां हैं उन पर, आपके सारे काम वो कर रहे हैं। कल आपको देखकर लगा कि आप समझदार हो गए हैं, लेकिन आज फिर वही बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। अपनी तबीयत में थोड़ा ठहराव लाएं मुकद्दम साईं, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करें। वापस आके समझूंगा ना। शायद वो उनकी बातों से बोर हो रहा था, इसीलिए जल्दी से बोला, तो दादा साईं मुस्कुराते हुए बोले थे। ठीक है जाएं। उन्होंने मुस्कुराते हुए इजाज़त दी तो वो मुस्कुराते हुए उठकर चला गया था। हुरिया, हम लोग सब शादी पर जा रहे हैं, तुम अकेली हो घर पर। शाम का खाना तुमने बनाना है, सब कुछ तैयार कर लेना, रिजवाना खाला ने सख्ती से कहा था जब धड़कन उनके करीब आई थी। लेकिन फुप्पो साईं, ये क्या बात हुई? इनकी शादी को 2-3 दिन नहीं हुए और आप इनको काम पर लगा रही हैं। धड़कन ही इस घर की बहू है और ये सारे काम करना इसकी जिम्मेदारी है। ये पहले भी सब कुछ कर दिया करती थी, ये कोई नई बात नहीं है। और तुम भी उछल कूद छोड़ो और अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो। तुम भी इस घर की बहू हो। दादा साईं ने कहा है कि तुम शादी पर ज़रूर चलोगी, लेकिन इस घर की पोती बनकर नहीं, बल्कि करदम साईं की बीवी बनकर।
और सारा गांव उनकी बहुत इज्जत करता है। इसीलिए आज जब तैयार हो तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम हवेली की बेटी नहीं बल्कि बहू बनकर बाहर निकल रही हो। इस घर में तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ संभालो। जब से ये लड़की उनकी बेटी की जगह पर आई थी ना जाने कि उन्हें ये लड़की भी जहर लगने लगी थी। फुफ्फो साईं के लहजे में कुछ ऐसा था जो धड़कन ने शिद्दत से महसूस किया था। वो पहले की तरह उससे मोहब्बत से बात नहीं करती थी। शायद नए रिश्तों ने पुराने रिश्ते छीन लिए थे। इस वक्त सिवाय हुरिया के घर पर और कोई भी नहीं था। यही वक्त है जब आप उसे सारी सच्चाई बता सकते हैं। उसे बता सकते हैं कि मुकद्दम शाह ने उसे सिर्फ बदला लेने के लिए शादी की है, उससे मोहब्बत नहीं करता। सवेरा सबसे चुप चुप आकर मलिक से बात कर रही थी। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे यकीन दिलवा दूंगा, बस तुम एक बार मेरी बेटी से मिलवा दो, मलिक तड़प कर बोला था। आपके लिए ही तो किया ये सब कुछ। हुरिया इस वक्त घर पर बिल्कुल अकेली है, हम सब लोग शादी पर आए हुए हैं। आप जाएं, यही वक्त है, हुरिया से बात कर सकते हैं, यह मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, सवेरा ने फ़ोन रखते हुए कहा था। वो खामोशी से घर में दाखिल हुआ था। उसे अपना हुलिया बदल रखा था, कोई भी आसानी से पहचान नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने सामने के दरवाजे से आने की गलती ना की थी। कहीं नौकर उसे देखकर शक न करे। वो आहिस्ता से चलता हवेली के अंदर दाखिल हुआ था। ऊपर की मंजिल पर उसे अपनी बेटी कहीं नजर न आई। वो जीने उतरता दाएं तरफ आया जहाँ किचन में ही उसे अपनी बेटी नजर आ गई थी। इससे पहले कि वो अंदर जाता उसे मेन गेट से मुकद्दम शाह अंदर आता नजर आया था, जो सीधा ही किचन में आया था। वो खामोशी से किचन में आया और सब नौकरों को आहिस्ता से बाहर जाने का इशारा किया था। वो सब गैर महसूस अंदाज में उसके करीब से निकलकर बाहर चले गए थे, जबकि वो अपने काम में इस हद तक मसरूफ़ थे कि मुकद्दम ने जब उसे अपनी बाहों में भरा तो घबरा कर पीछे हटी थी। जानम, अब ये डर फजूल है, कितनी बार कहा है तुम्हें आदत डाल लो, मुकद्दम उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला था। मुकद्दम साईं, हम किचन में हैं। तो चलो बेडरूम में चलकर तुम्हारी ये शिकायत भी दूर कर देते हैं, मैंने खाना बनाना है। उसकी शिद्दतों से घबराती उसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगी थी जब मुकद्दम ने खींचकर उसे अपने करीब किया था। मैं वो हर वजह मिटा दूंगा जो तुम्हें मुझसे दूर करती है। मुझे तुम्हारी ये मुज़ाहमत जहर लगती है। वो बिना उसकी मुज़ाहमतों की परवाह किए उसे अपनी बाहों में उठाए अपने बेडरूम में ले गया था, जबकि मलिक जिस तरह से आया था उन्हीं कदमों वापस पलट गया था। मुकद्दम के जाने के बाद हुरिया जल्दी से किचन में आई थी, लेकिन सामने देखा तो सब कुछ तकरीबन तैयार था। ये सब कुछ किसने बनाया? उसने करीब खड़ी मुलाजमा से पूछा था। ये सब कुछ मैंने बनाया है हुरिया बीबी, आप हमारी इतनी मदद करती हैं तो क्या हम आपकी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते? मुलाजमा ने मुस्कुराते हुए कहा था। अब सिर्फ रोटियां बनानी रहती हैं और कबाब वो तो आप खुद ही बनाएंगी, मैं बाकी काम करती हूँ। और फिक्र ना करें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। मैंने बहुत कोशिश किया कि सब कुछ उसी तरह से बनाऊँ जिस तरह से नाजिया बीबी बनाती हैं। अब बिल्कुल उनके जैसा तो नहीं बनाऊँगा, लेकिन इतना बुरा भी नहीं बना। उसने जैसे हुरिया की सारी परेशानी दूर कर दी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ये सब कुछ नहीं करती तो मैं फंस गई थी। हुरिया ने शुक्र की सांस ली थी। हेलो, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप मुझे फ़ोन नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको फ़ोन करूँगी। मलिक का फ़ोन आता देखकर सवेरा परेशानी से लोगों में से उठकर बाहर आई थी। तुमने मुझे कहा था कि घर में हुरिया के अलावा और कोई नहीं, लेकिन यहाँ तो मुकद्दम शाह भी है, मैं अपनी बेटी से मिल ही नहीं पाया, मलिक ने गुस्से से कहा था। क्या मतलब आपकी इस बात का? मुकद्दम साईं तो डेरे पर हैं, वो हवेली में कैसे आई? सवेरा ने परेशानी से कहा था। देखो लड़के, अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहती हो तो ठीक से करो। ये तो तुम मुझे फंसा रही हो। अगर आज मैं वक्त पर वहाँ से नहीं निकलता या किसी नौकर की नज़र में आ जाता तो जानती भी हो हवेली वाले मेरा क्या हाल करते, मलिक ने कहा। तो सवेरा को उसकी बातों से मज़ीद गुस्सा आने लगा था। पहले मुकद्दम शाह का सबसे छुपकर हवेली में हुरिया से मिलने जाना इसे गुस्सा दिला गया था, और अब ये मलिक अपनी बेटी से ना मिल पाने का अफसोस कर रहा था। फ़ोन बंद होने के बाद भी वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती रही थी। बस बहुत हो गया हुरिया, बहुत जी ली तुमने अपनी ज़िंदगी। इस बार मैं ऐसा कुछ करूँगी कि मुकद्दम शाह खुद तुम्हें छोड़ देगा। शाम में खाना तकरीबन सभी लोगों को पसंद आया था, जिसकी वजह से हुरिया पुरसुकून हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ ज़मीनों के मसाइल फिर से खड़े हो चुके थे। ऐसे में मुकद्दम का कहीं जाना मुश्किल हो गया था, लेकिन करदम ने दादा साहिब को समझाया कि वो सब कुछ अकेले हैंडल कर लेगा। दादा साईं उसकी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन करदम ने जब मुकद्दम को मायूस देखा तो आखिर उसने दादा साईं को मना ही लिया था। मुकद्दम ने भी उससे यही कहा था कि वो उसे इतने बड़े मसले में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, जिस पर करदम ने भी उसे यकीन दिलाया था कि वो ये सब कुछ संभाल सकता है, उसने पहले भी किया हुआ है। वो नहीं चाहता था कि मुकद्दम उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी के हसीन तरीन दिन बर्बाद कर दे। इसीलिए दादा साईं को भी उसने खुद मुतमईन किया था, तब जाकर उसे कहीं बेचने के लिए तैयार हुए थे। आज उनकी शादी को 7 दिन गुजर चुके थे। हर तरफ दावतों का सिलसिला जारी था। मुकद्दम की संगत में उसके दिन रात हसीन गुजर रहे थे। वो जो चाहता था उसे हासिल करता था। ना हुरिया की मुज़ाहमतें काम आती थी और ना ही मिन्नतें। वो अपने जज्बात का इजहार करने के मामले में बेबाक था। कमरे में आकर जब मुकद्दम ने उसे सरप्राइज़ दिया कि वो कुछ ही दिन में सवात के लिए यहाँ से निकल रहे हैं, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा।
वो तो बचपन से ही सवात, नारान और कागान जाना चाहती थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि हवेली से लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता और इतनी दूर तो नामुमकिनात में से था। लेकिन शादी के बाद उसकी एक ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी उसे उम्मीद ना थी, इसीलिए खुशी भी दुगनी हो रही थी। इस वक्त वो बड़े मज़े से अपनी और मुकद्दम के बैग पैक कर रही थी जब मुकद्दम कमरे में दाखिल हुआ। उसे इस कदर मसरूफ़ देखकर उसके करीब ही बैठ गया था। मेरे दिल का करार, ये सारे कपड़े तो गर्मियों के रखे हैं, उसे देख कर बोला था। हाँ मुकद्दम साईं, मौसम बदल चुका है ना, वहाँ पर गर्मी हो रही होगी, हुरिया ने वजह बताई थी। जी नहीं, वहाँ इतनी गर्मी नहीं हुई कि हम ये वाले कपड़े पहने। वैसे भी आपको पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ मेरी पसंद के कपड़े पहनने हैं। मुझे भी तो देखना है कि मेरी बीवी पर कौन कौन सी चीज़ें सूट करती हैं। मुकद्दम साईं, मैं पहले बता रही हूँ, मैं वो बेहुदा लिबास नहीं पहनने वाली। कल रात एक फ़िल्म के दौरान मुकद्दम ने कहा कि हुरिया ऐसे कपड़े पहने जिस पर हीरोइन को देखकर हुरिया की आंखें खुल गई थी। वैसे ही कपड़े पहनोगे, डोंट वरी, मैं तुम्हें इन कपड़ों में कहीं बाहर नहीं ले जाऊंगा, सिर्फ बेडरूम में, मेरे सामने। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके सामने भी नहीं, किसी के सामने भी नहीं, मुझे शर्म आएगी ना, वो बेबसी से बोली जबकि उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मेरे दिल का करार, तुम्हें वो लिबास पहना कर शर्माते ही तो देखना चाहता हूँ मैं। कसम से जब शर्मा कर मेरी पनाहों में समाती हो ना, दिल के सारे तार हिलकर रह जाते। उसके करीब आकर खमार आलूद लहजे में बोला था। मुकद्दम साईं, पैकिंग। उसके लहजे से ही वो उसके इरादों का पता लगा चुकी थी। बाद में कर लेना, कौन सा, हम अभी जा रहे हैं। उसके हाथों से कपड़े लेकर दूर उछालता उसे अपने करीब करने लगा था। मुकद्दम लाला, आपको नाना साईं बुला रहे हैं, तायशा ने खुले दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा तो फिर फ़ौरन उससे दूर हटी थी। जबकि उन्हें इस हद तक करीब देखकर तायशा फ़ौरन पलट गई थी। वहाँ जाकर एक और फ़ायदा होगा, कोई भी हम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, वो मुंह बनाकर कहता दादा साईं से मिलने चला गया था। मुकद्दम शाह की बनी हुई शक्ल पर हुरिया की मुस्कान बड़ी मुश्किल से रुकी थी। आजकल काम की नौयत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि करदम को धड़कन को देखने तक का वक्त नहीं मिलता था और धड़कन भी अब अपनी पुरानी रूटीन पर आ चुकी थी। वो अक्सर लूडो लिया दादा साईं के कमरे में मिलती, लेकिन दादा साईं के सामने वो बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर सकता था। पर दादा साईं उसकी नज़रों में धड़कन के लिए पसंदीदगी देख चुके थे। मुश्किल से ही सही, लेकिन 7 दिन गुजर चुके थे, लेकिन धड़कन को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे अपने आने वाली ज़िंदगी का इंतज़ार ही नहीं। उसका बचपना एक बार फिर से सर उठाकर सामने आ चुका था। पहले करदम को लेकर उसके दिल में जो डर था तकरीबन ख़त्म हो चुका था। करदम और धड़कन का आमना सामना भी बहुत कम होता। 3 दिन पहले डिनर टेबल के बाद आज वो दादा साईं के साथ लूडो खेलती नजर आई थी। देखो धड़कन, हमने अभी तुम्हारी गोट मारी है। दादा साईं, मैंने तो कोई बकरी रखी ही नहीं है, आपने कैसे मेरी बकरी मार दी। अपनी बेईमानी पकड़े जाने पर फ़ौरन ही उन्हें बातों में लगाने की कोशिश करने लगी थी। देखो धड़कन, हम बकरी की नहीं, अपने खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, जिसे तुमने अभी बड़ी सफाई से हमारी आंखों के सामने उठाने की कोशिश की है। हमें पहले भी तुम पर शक था कि तुमने दोबारा हमारी गोद को घर पहुंचने से पहले उठा दिया, और अब तुमने हमारे सामने किया है। पहले हम गलत फहमी समझकर इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इस बार तुमने हमारी आंखों के सामने किया है। तुम बेईमानी कर रही हो और हम बेईमानी नहीं करने देंगे तुम्हें। वाह वाह, हार रहे हैं तो इस तरह से इल्ज़ाम लगाएंगे मुझ पर, वो जल्दी जल्दी बोल रही थी जब करदम को आता देखकर खामोश हो गई थी। बहुत बड़ी बेईमान हो तुम धड़कन, हम तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे बल्कि हकीकत बयान कर रहे हैं। तुमने बेईमानी की, अब शराफत से गोद वापस रख दो हमारी। दादा साईं को उसके साथ बच्चा बने देखकर करदम मुस्कुराता हुआ उनके करीब बैठ गया था, जबकि दिलचस्प नज़रों से सामने बैठी धड़कन को देख रहा था, जो उसे खुद को देखता पाकर कन्फ्यूज़ हो गई थी और फ़ौरन ही गोद रख दी थी। मैंने बेईमानी नहीं की, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो रख लें वापस। वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती गोट उनके हवाले करने लगी थी। उसकी मासूम बनी शक्ल देखकर दादा साईं को उस पर तरस आ गया था। ठीक है, इस बार हम तुम्हें माफ़ कर रहे हैं, लेकिन अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, दादा साईं ने तरस खाते हुए कहा, जबकि इन दोनों ने छुपकर धड़कन ने अपनी हंसी छुपाई थी, लेकिन छुपाने के बावजूद भी करदम से वो छुप नहीं सकी थी। बहुत बड़ी पटाखा है ये लड़की, मैं बेकार में इसे छोटा पटाखा समझ रहा था। करदम पर एक और राज फाश हुआ था। धड़कन, एक कप चाय बना ला दो, दादा साईं मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो दादा साईं से कुछ चौधरी के बारे में बात करना चाहता था, इसीलिए उसे बाहर भेजने लगा था। चाय तो मैं बना लाई हूँ, तायशा ने दादा साईं के कमरे में कदम रखते हुए कहा। मुझे पता है आपको हवेली वापस आते ही चाय की तलब होती है। तायशा ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उसके सामने रखा, जबकि जितलाती नज़रों से धड़कन को भी देखा था। मुझसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता करदम साईं, तायशा के लहजे में गरूर था, जबकि तायशा को चाय सर्व करते देख के धड़कन को बिल्कुल अच्छा न लगा था। तुमने ठीक कहा था तायशा, लेकिन फ़िलहाल मुझे अपनी बीवी के हाथ की चाय पीने की तलब है। जाओ धड़कन। उसने तायशा के कप को इग्नोर करते हुए धड़कन को मुखातिब किया था, जो कि कन्फ्यूज़ नज़रों से उसे देखने लगी थी। मुझे चाय बनानी नहीं आती करदम साईं, वो मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बार फिर से बोली थी, लेकिन करदम को उसके चेहरे पर बिल्कुल तरस नहीं आया था।
कोई बात नहीं, 2-3 बार बनाओगी तो आ जाएगी। जो मुलाजमा होंगी वो तुम्हें बताएंगे, उनसे सीख कर बनाओ। और आज से रोज़ शाम मेरे लिए चाय तुम ही बनाओगी। उसे रायत देने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता था, जबकि वो मरे कदमों से उठी और किचन की तरफ जाने लगी थी, जबकि तायशा अपने जले हुए जज्बात लेकर वहाँ से बाहर आ गई थी। मुलाजमा से पूछ कर बना लो। मतलब क्या सोचेगी मुलाजमा, किस घर की बड़ी बहू को चाय तक बनाना नहीं आती? इंटरनेट से देख कर बनाऊँगी। फ़ोन पे यूट्यूब खोलते हुए किचन की तरफ जाने लगी थी। तायशा गुस्से से अपने कमरे में आ गई। उसका दिल चाहा कि धड़कन का मुंह तोड़ दे। किस तरह से करदम ने आज पहली बार उसके हाथ की चाय पीने से इनकार कर दिया था? वो कैसे उसके दिल के साथ यूँ खेल सकता था? वो जानता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है, और उसके दिल को इतनी आसानी से तोड़ दिया था। कितनी मोहब्बत से वो उसके लिए चाय बना कर लाई थी। या आपने ठीक नहीं किया करदम सही। मैं आपको इस तरह से अपनी मोहब्बत को नज़रअंदाज नहीं करने दूंगी। मैं कभी अपनी जगह धड़कन को नहीं लेने दूंगी। आप पर पहला हक मेरा है और मेरा ही रहेगा। धड़कन चाहे कुछ भी कर ले, कभी मेरी जगह नहीं ले पाएगी, और ना ही उसे मैं अपनी जगह लेने दूंगी। जो भी हुआ है उस पर तुम बहुत पछताओगी। तुम्हें लगता है ना तुम मुझसे मेरे करदम शाह को छीन लोगी, तो मैं तुम्हारी ये गलत फहमी भी दूर कर दूंगी। ये पता नहीं हले केड़ी गलत फहमी फेर रही है कि करदम मिल जाएगा। करदम शाह दादा साईं के करीब से उठकर अपने कमरे में चला गया था। उसका इरादा फ्रेश होने का था। धड़कन की मासूम शरारत याद करते हुए दादा साईं एक बार फिर मुस्कुरा उठे थे। धड़कन बिल्कुल हाना शाह जैसी थी, उसी की तरह मासूम, उसी की तरह शरारती। कितनी प्यारी थी उनकी बेटी हाना, सबसे अजीज़, लेकिन उतनी ही मुश्किल तरीन ज़िंदगी। कितनी मोहब्बत, लाड और प्यार से, कितने नाज़ों से उन्होंने अपनी बेटी को पाला था। इतनी मोहब्बत तो उन्होंने कभी रिजवाना से भी ना की थी जितनी हाना से करते थे। उसे देखते उनके लबों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। देखने में हुरिया भी बिल्कुल हाना जैसी ही दिखती थी। बिल्कुल हाना जैसी आँखें, जिन्हें देखने से वो अक्सर गुरेज ही करते थे। वो बिल्कुल हाना जैसी ही थी। कद बिल्कुल हाना जितना था। वो उनकी सबसे लाडली बेटी की बेटी थी, लेकिन सिर्फ हाना की नहीं, वो तो एहसन मलिक की बेटी थी, जिससे वो नफ़रत करते थे। और इस आदमी से नफ़रत की इंतहा ये थी कि वो अपनी बेटी की बेटी तक को ना देखते थे। वो खामोशी से अपनी कुर्सी से उठे और हाना के कमरे की तरफ चले आए। इस कमरे में सिवाय दादा साईं के और कोई नहीं आता था। वो जब भी उदास होते या हाना की याद हद से ज़्यादा आती तो इस कमरे में चले जाते जहाँ हाना ने अपना खूबसूरत बचपन गुजारा था। धड़कन ने यूट्यूब से चाय बनाना सीखी, लेकिन मुलाजमाएँ उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। चाय के लिए वो कभी एक चीज़ मांगती तो कभी दूसरी चीज़। छोटी बीबी, चाय में इतनी चीज़ें नहीं डाली जाती, मुलाजमा ने समझाते हुए कहा था। ओहो, आप मुझे कंफ्यूज ना करें। यूट्यूब वाले मास्टर्स हैं, उन्हें सब पता होता है। जैसे आप बनाते हैं वैसे चाय नहीं बनती। मुझसे सीखेंगे किस तरह से चाय बनाई जाती है। धड़कन ने किसी माहिर शेफ़ की तरह कहा और चाय बनाने में चट गई थी। मुलाजमा भी उसकी डांट से डरते हुए जो कुछ वो मांग रही थी देती जा रही थी। और फिर चाय नामे एक शहकार तैयार हो गया, जैसे अब करदम साई ने पीना था। अल्लाह रहम करे, बेचारे थे जिंदा बाज जाए। मुबारक हो करदम साई, आपकी बीवी ने पहली बार चाय बनाई है। वो खुद को शाबाशी देती हुई करदम को भी मुबारकबाद दे डाली थी और चाय लेकर उसके कमरे में जाने लगी थी। दादा साईं कितनी ही देर हाना के कमरे में रहे। उन्हें याद था ये कमरा हाना और वो दोनों सजाते थे। वो अपने हर काम में सिर्फ अपने बाप को शामिल करती थी। शाह साईं जो दुनिया के लिए सख्तगीर इंसान थे, अपनी बेटी के लिए दुनिया के बेहतरीन बाप थे। हाना के लिए उनके चेहरे पर कभी गुस्सा नजर न आया। उस पर कभी गुस्सा कर ही नहीं पाते थे, बिल्कुल धड़कन की तरह। धड़कन के हर स्टाइल में उन्हें कहीं ना कहीं हाना नज़र आती थी। शायद हुरिया के अंदाज में भी हाना होती होगी, लेकिन हुरिया पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो उनके दुश्मन की जो बेटी थी। तस्वीर वाला एल्बम कहाँ गया? यहीं तो रखा था। वो अलमारी में तस्वीरों वाला एल्बम ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें ना मिला। फिर अचानक याद आया वो कुछ दिन पहले अपने कमरे में ले गए थे। फिर कुछ सोचते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिए। उनका इरादा अपने कमरे से एल्बम लाने का था। वो चाय लेकर आई। करदम नहा रहा था। करदम साईं, आपकी चाय, धड़कन ने टेबल पर रखते हुए कहा था। वहीं मेज़ पर रख दो धड़कन, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, वो अंदर से बोला था। ठीक है, आप चाय पी लीजिएगा, मैंने बनाई है यूट्यूब से देखकर, धड़कन ने बताना ज़रूरी समझा, जिस पर अंदर करदम बेसाख्ता मुस्कुराया था। अच्छा, तुमने यूट्यूब से देखकर चाय बनाई है? गोया बात खींचने को उसे साथ बातें करना चाहता था। जी हाँ, अपने हाथों से बनाई है मैंने। अच्छा, मैं जा रही हूँ, धड़कन ने वापसी की राह लेते हुए कहा था। धड़कन, थोड़ी देर रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। करदम का दिल उसे बहुत सारी बातें करने को था, लेकिन धड़कन थी जो यहाँ से भागना चाहती थी। नहीं, मुझे हुरिया दीदा के कमरे में जाना है, मुझे उनसे कुछ काम है, बाद में बात बता दीजिएगा। न जाने क्या क्या काम है आपको मुझसे। वो उसके जज्बात और ख्वाहिशात से इंसान बोली और कमरे से बाहर निकल गई थी। थोड़े ही दिन रह गए, फिर तुम्हें बताता हूँ क्या काम है। फिर देखूँगा कैसे करती हो ये भाग दौड़। आना तो तुम्हें मेरे ही पास है।
हुरिया ने धड़कन से कहा था कि वो चाय बनाकर उसके कमरे में आ जाए, लेकिन काफ़ी देर बाद भी जब वो ना आई तो फिर हुरिया उसके पीछे चली गई। हो सकता है उससे चाय ना बनी हो, लेकिन रास्ते में ही नज़र अचानक हाना के कमरे पर पड़ी थी। उसे याद था बचपन में जब वो एक बार कमरे में गई थी तो नाना साई ने उसे बहुत सख्त डांटा था और उसके बाद वो उसके कमरे में ना गई। लेकिन ये उसके माँ का कमरा था, वो खुद को रोक भी नहीं सकती थी, ना चाहते हुए भी वो कमरे के अंदर चली गई। इस कमरे की हर एक चीज़ उसकी माँ की थी, जिसमें उसकी माँ की यादें थीं। इस घर में कभी भी उसे हाना की बेटी के रूप में कबूल ना किया गया। सब लोग उसे एहसन मलिक की बेटी कहते थे। वो तो कभी भी हाना की बेटी ना बन पाई थी, लेकिन इन सब के कहने से क्या वो बेटी हाना की ही लेकिन इन सब के कहने से क्या वो हाना की बेटी नहीं रहेगी? वो उसकी बेटी थी, कोई माने या ना माने। उसके सामने एक बहुत बड़ी तस्वीर थी जिसमें नाना साई ने उसकी माँ को अपने सीने से लगाया हुआ था। कितना प्यार करते थे वो उसकी माँ से, और उससे उतनी ही नफ़रत। जैसे उसकी माँ का कत्ल उसके बाप ने नहीं बल्कि उसने किया। वो हर चीज़ को छूती अपनी माँ का लम्स महसूस कर रही थी। उसकी आंखें कब भीगने लगीं उसे महसूस ही ना हुआ। करदमशाह नहा कर निकला तो नज़र सामने मेज़ पर उल्टे पड़े हुए चाय के कप पर पड़ी थी। वो परेशानी से आगे बढ़ा और कप को एक तरफ करता ज़रूरी कागजात देखने लगा जिनका बेड़ा गर्क हो चुका था। या खुदाया, ये क्या हो गया? कागजात को देखते हुए बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कागजात थे। ये इस लड़की ने क्या कर दिया? करदम का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। ये इंतहाई ज़रूरी कागजात थे। तो इसलिए भाग गई बेवकूफ़ लड़की। गलती कबूल की जाती है, इस तरह से भागा नहीं जाता। शायद करदम को इतना गुस्सा ना आता अगर धड़कन उसे बिना बताए यहाँ से चली ना जाती। अगर चाय पेपर्स पर गिर गई थी तो उसे बता देना चाहिए था, ना कि इस तरह से झूठ बोलकर यहाँ से भाग जाना चाहिए था। वो पेपर्स उठाकर नीचे आया था क्योंकि माना चाहे गलती से गिरी थी, लेकिन उसे छुपाकर धड़कन ने गलती की थी जो करदम को हरगिज़ पसंद आई। वो कभी नहीं चाहता था कि वो तायशा की तरह हर बात में उससे झूठ बोले। वो अपना और धड़कन का रिश्ता सच्चाई से मजबूत करना चाहता था। अब इन पेपर्स की वजह से जो नुकसान होना था सो हुआ, लेकिन करदम का इरादा धड़कन को ये बताने का ज़रूर था कि अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, ना कि छुपानी। शाह साईं कमरे की तरफ वापस आ रहे थे। तस्वीरों वाला एल्बम मिल चुका था, लेकिन दरवाजे पर कदम रखते ही जब उन्होंने हुरिया को आंसू बहाते देखा तो गुस्से से उनके माथे की रगें बाहर आने लगी थी। ये वक्त वो अपनी बेटी के साथ तन्हा गुजारना चाहते थे। ये वो वक्त था जब वो हुरिया की शक्ल हरगिज़ नहीं देखना चाहते थे। इस वक्त गुस्से के बायस उनका पूरा बदन कांप रहा था। वो गुस्से से आगे बढ़े थे। ये तुमने क्या किया बेवकूफ़ लड़की? करदम ने पेपर्स उसके सामने टेबल पर फेंके थे। ये क्या है करदम साईं, और मैंने क्या किया है? धड़कन ने जान नसों से पेपर्स को देखते हुए पूछा जब ज़मीन पर पड़े थे। ये भी तुम्हें मैं बताऊं कि तुमने क्या किया है? देखो धड़कन, अगर गलती हो जाए तो मुझे बता दो। कम से कम इस तरह वहाँ से भागने का क्या मतलब है? तुम मुझे बता सकती थी ना, गलती से घिर गई जाए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ना बताना यही तुम्हारी गलती है। इस तरह से झूठ बोलना गलत है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला करदम साईं। इस तरह सबके सामने अपनी इंसल्ट होते देखकर वो चुप नहीं रही थी। सच छुपाना झूठ ही होता है धड़कन। तुमसे गलती हुई, इसे एक्सेप्ट करो। मुझसे कोई गलती नहीं हुई करदम साईं। मैंने चाय आपकी बेड के साइड टेबल पर रखी थी, वहाँ कोई पेपर्स नहीं थे। मैं कोई बेवकूफ़ या छोटी बच्ची नहीं हूँ कि ऐसी चीज़ों की समझ ना हो। धड़कन, अगर गलती हो जाए तो कबूल कर लेना चाहिए। कौन सा करदम साईं तुम्हें कुछ कहेंगे जो तुम इस तरह से झूठ बोल रही हो? तायशा ने आगे बढ़ते हुए कहा था। यकीनन इन्हें चवल मारी होनी कमीनी ने। तायशा दीदा, आप खामोश हैं, ये हमारा पर्सनल मैटर है। तायशा की मुखालफत ने धड़कन को मज़ीद गुस्सा दिलाया था। जिस दिन से तायशा ने उसके हाथ जलाए थे उसे लग रहा था कि तायशा ने सब कुछ जानबूझकर किया है। उसकी नफरत ज़दा निगाहों को भी वो खुद पर नोट कर चुकी थी और अब उसकी वजह भी समझने लगी थी। वो अपने खुद तक महदूद रहने वाली नेचर की वजह से किसी को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन आज तायशा का उसके और करदम के बीच में बोलना उसे जहर लगा था। अगर मैं गलती करूँगी तो उसे एक्सेप्ट करूँगी, इतना हौसला है मुझ में। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने चाय बेड के साइड टेबल पर रखी और वहाँ कोई पेपर्स नहीं थे। न जाने कि अपनी सच्चाई का यकीन दिलाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बाबा तो कहते थे कि करदम उसका साहिबा है, ज़िंदगी के हर मामले में उसका साथ देगा। यहाँ वो खुद खड़ा उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा था। उसके आंसू देखकर करदम का गुस्सा थोड़ा कम हो चुका था। इससे पहले कि वो उससे कुछ कहता, बाबा साईं की बुलंद आवाज़ ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया था। मैं पूछता हूँ, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी इस कमरे में कदम रखने की? वो गुस्से से धाड़े। ना साईं, वो मैं दरअसल। हुरिया ने कुछ कहना चाहा जब शाह साईं ने तस्वीर हाथ से खींच निकाली। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और आज के बाद इस कमरे में कदम रखने की जुर्रत कभी मत करना। ये मेरी बेटी का कमरा है जिसका कत्ल तुम्हारे बाप ने किया है। वो गुस्से से अपने आपे से बाहर हो चुके थे। आपकी बेटी मेरी भी कुछ लगती है नाना साईं, वो आंसू भरे चेहरे से बोली। शायद उन्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि उनकी बेटी का उसके साथ भी एक मजबूत रिश्ता है। इससे पहले कि वो कुछ और कहते घर के सारे ही लोग इस कमरे में पहुंच चुके थे।
बकवास बंद करो, कुछ नहीं लगती हमारी बेटी तुम्हारी। तुम्हारा बाप हमारे ख़ानदान का कातिल है। तुम्हारे बाप ने मेरे जवान बेटों को मारा, एक बेटी को बेवा कर दिया तो दूसरी बेटी की जान ले ली। दादा सही, करदम ने आगे बढ़ते हुए इनके कंधे थामे थे। नहीं हो तुम हमारे ख़ानदान का खून, दुश्मन की बेटी हो तुम। वो धारते हुए बोले, ये जाने बगैर कि उनके अल्फाज सामने वाले पर क्या असर कर रहे हैं। छोड़े बाबा साहब, आप किसके सामने ये सारी बातें करें। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और अपनी मनहूसियत हमारे घर ले आई। घटिया बाप, घटिया बेटी, रिजवाना ने जहर उगलते हुए कहा था। बस फुप्पो सही, करदम धीमी आवाज़ में बोला था। अदब और लिहाज उसे कुछ भी सख्त ना बोलने पर मजबूर कर गया था। और अब इसकी मनहूसियत मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़राब करेगी। न जाने कौन सी अदाएँ दिखा दिखा कर इससे मेरे बेटे को फंसाया। आज पहली बार इस घर में नासिया के मुँह से अपने लिए उसने कुछ सुना था। उसका दिल चाहा कि वो डूब मरे या ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसे यकीन था कि नासिया मामी साईं उससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन इतनी शदीद नफ़रत हुरिया से मज़ीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। वो भागते हुए इस कमरे से निकलती चली गई थी। कितनी आसानी से ये सब लोग उसे कातिल की बेटी कह रहे थे। कोई नहीं कह रहा था जिसका कत्ल हुआ है वो उसकी माँ है। अपने कमरे में आकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी जब अगले ही लम्हे इस कमरे में धड़कन दाखिल हुई और उसे अपने सीने से लगाया था और उसे संभालने लगी थी। शाम तक घर का माहौल बेहतर हो चुका था। दादा साईं का गुस्सा उतर चुका था। इस वक्त उन्हें अपने लफ्ज़ों का एहसास भी था। वो गुस्से में हुरिया के लिए बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल कर चुके थे। वो इस मासूम को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वो कभी ये बात भी नहीं बुला सकते थे कि वो मलिक की बेटी है। धड़कन ने हुरिया को चुप करवाया जबकि उसकी उदासी अभी भी बहुत कुछ बयान कर रही थी। मुकद्दम शाह आज दूसरे गाँव गया हुआ था। उसे तो ये खबर ही ना थी कि आज उसके घर में क्या क्या हुआ है। हुरिया अभी तक कमरे से ना निकली। आज उसे अपने ही वजूद से नफरत हो गई थी। वो अपने अंदर ऐसी घुटन महसूस कर रही थी कि मौत की ख्वाहिश भी शिद्दत से कर बैठी थी। कल मुकद्दम शाह और हुरिया को हवेली से निकलना था, इसीलिए आज वो अपने सारे काम निपटा देना चाहता था। सारे काम निपटाते निपटाते उसे रात के 11:30 बज गए थे। दादा साईं से मिलने गया तो वो आराम कर रहे थे। उन्हें डिस्टर्ब किए बगैर ही वापस अपने कमरे की तरफ चले आया था। कमरे में आया तो हुरिया भी शायद सो रही थी। वैसे वो इस तरह कभी सोती नहीं थी, उसका इंतज़ार करती थी, लेकिन आज ज़रूरत से ज़्यादा लेट हो गया था। जिस दिन से उसकी शादी हुई थी वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगा था। दादा साईं भी उससे बहुत खुश थे। वो हुरिया को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे फ़िलहाल बहुत भूख लगी थी और मुलाजमा के हाथ का खाना वो कभी पसंद नहीं करता था। जब से उसकी शादी हुई थी अम्मा साईं काफ़ी बेफिक्र रहने लगी थी। उन्होंने तो अपनी सारी जिम्मेदारियाँ हुरिया के हवाले कर दी थी। उसके लिए मुकद्दम ने ही उनसे कहा था कि अब आप बेफिक्र हो जाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी बीवी आ गई है। अभी मुकद्दम सोच ही रहा था कि वो हुरिया को जगाए या ना जगाए कि हुरिया की आंख खुल गई। आप आ गए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। वो बैठते हुए बोली तो मुकद्दम मुस्कुराया था। मुझे अंदाज़ा था कि तुम मेरा इंतज़ार किए बगैर नहीं सो सकती। अब जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। वो बेड पर बैठते हुए बोला था। इस वक्त घर के ज़्यादा लोग सोते नहीं थे, बस अपने अपने कमरों में चले जाते थे। हुरिया उसके करीब से उठने लगे जब उसकी आंखों पर नज़र गई थी। इससे पहले कि वो उठते मुकद्दम ने उसका हाथ थाम लिया था। तुम रोई हो? क्यों रोई हो तुम? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? किससे कहा है? फुप्पो साईं? मुझे पहले अंदाज़ा था कि वो बात नहीं आएंगी। उनसे तो मैं खुद बात करता हूँ, वो उससे कहता बेड से उठा था। मुकद्दम साईं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा और मैं नहीं रोई हूँ। उसने खौफज़दा होकर फ़ौरन उसका हाथ थामते हुए बोली। लेकिन मुकद्दम के रुकने का कोई इरादा नहीं था। मुकद्दम साईं, मैं कह रही हूँ ना, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, और अगर खाला साईं कुछ कह भी दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी बातें सुनने की आदत है मुझे। वो समझाने वाले अंदाज में बोली थी। इसका मतलब है किसी और ने कुछ कहा है? किसने कहा है, बताओ मुझे। इस बार वो उसका चेहरा थाम कर नरमी से बोला था। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा मुकद्दम साईं, आपको गलत फहमी हो रही है। तो अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो ये आंखें सुर्ख क्यों हैं, बताओ मुझे। इससे पहले कि वो कुछ कहती किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था। इस वक्त कौन हो सकता है, ये सोचते हुए मुकद्दम ने दरवाज़ा खोला था। मुकद्दम लाला, अभी थोड़ी देर पहले बाबा साईं मेरे कमरे में आए थे। वो कह रहे थे कि दूध पीने से तबीयत जल्दी ठीक हो जाती है, सर में भी आराम आ जाता है। ये ले हुरिया दीदा, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, ये जल्दी से पी लें ताकि आपके सर का दर्द ठीक हो जाए। धड़कन ने दूध का गिलास उसके हाथ में थमा दिया और मुकद्दम की तरफ मुतवज्जो हुई थी। आपको पता है आज दादा साईं और बड़ी अम्मी और फूफो साईं ने इनको इतना डांटा, बेचारी इतनी रोई हैं। वो मुकद्दम को देखकर बताने लगे, जबकि मुकद्दम का ध्यान उसकी बातों पर ज़रूर था, लेकिन वो हुरिया को देख रहा था। अम्मा साईं ने तुम्हें कुछ कहा है? वो बेयकीनी से पूछ रहा था। हाँ मुकद्दम लाला, उन्होंने ही कहा है। वो कह रही थी कि दीदा ने आपको फंसा कर आपसे शादी कर ली है, अब आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। बस करो धड़कन, जाओ यहाँ से। इससे पहले कि धड़कन और कुछ कहती हुरिया फ़ौरन उठ खड़ी हुई थी। दीदा, मैं तो बस
उसे इस तरह गुस्सा होते देखकर धड़कन परेशान हो गई थी। धड़कन गुड़िया, तुम अपने कमरे में जाओ, इससे पहले कि हुरिया को जवाब देते मुकद्दम ने कहा था। ओके, गुड नाइट। धड़कन को वहाँ अपना रुकना बेकार मकसद लगा था। हुरिया ने उसे दिन में भी ये सब कुछ मुकद्दम को बताने से मना किया था, लेकिन उसने खुद ही सोचा था कि वो मुकद्दम को ज़रूर बताएगी। आखिर उसे भी तो पता चला कि उसके पीछे वो दिन रात ताने सहती है। शायद हुरिया के गुस्से की भी यही वजह थी, लेकिन धड़कन को फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो गलत था। तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया हुरिया? वो गुस्से से बोला था। मैं नहीं बताना चाहती थी, और प्लीज़ इस वक्त मेरे सर में बहुत दर्द है, आप मुझसे बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछेंगे। उसे नसें मिलाते हुए उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू गिरने लगे थे। मुकद्दम ने अगले ही पल खींचकर उसे अपने सीने से लगाया था। मैं बहुत बुरी हूँ मुकद्दम साईं, जब से इस हवेली में आई हूँ सबकी ज़िंदगी हराम कर रखी है मैंने। उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। तुमने मेरी ज़िंदगी जन्नत बना दिया हुरिया, उसके बालों में उंगलियाँ चलाता बोला। घटिया बाप की घटिया बेटी हूँ। इस बार हुरिया के रोने में शिद्दत आ गई थी। नहीं हो तुम उसकी बेटी, सिर्फ मेरी हो, मेरी बीवी हो तुम। उसे अपने साथ लगाए उसे रोने दे रहा था। आपकी ज़िंदगी में शामिल होकर मैंने आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। वो फिर से रोते हुए बोली तो मुकद्दम बेख्तियार मुस्कुराया। उसे कभी नहीं बता सकता था कि उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बाद वो आसमानों में उड़ रहा है, अपनी ज़िंदगी को एक ख्वाब तस्वर करने लगा है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अपनी मोहब्बत को हासिल करके वो सब कुछ हासिल कर चुका है। उसे ये सब कुछ बताना नहीं चाहता था, वो उसे एहसास दिलाना चाहता था अपनी मोहब्बत का। लेकिन इस सब के लिए सबसे ज़रूरी ये था कि मुकद्दम इस घर में हूर को एक पहचान दे, और उसे ये करने का फ़ैसला भी कर लिया था। धड़कन अपने कमरे में जा रही थी जब पीछे से मुलाजमा की आवाज़ आई। धड़कन बीबी, उसे करदम साईं के कमरे में दे आई। अभी उनका ख़ास मुलाजिम देकर गया है, उसने कहा कि फ़ाइल करदम साईं को देनी है। इस वक्त अगर मैं उनके कमरे में जाऊँगी तो गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन आपसे नहीं होंगे, तो ये फ़ाइल आप हमें दे आएँ। तो ये फ़ाइल आप दे आएँ। मुलाजमा ने फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जबकि आज के वाक़े की वजह से उसका दिल बिल्कुल भी करदम को देखने का नहीं कर रहा था। उससे खफा थी, इसलिए इस वाक़े के बाद उसको देखना तक नहीं चाहती थी। इसके बाद वो घर पर रहा, लेकिन धड़कन ने उसे बिल्कुल अहमियत ना दी थी। डिनर टेबल पर उससे बिल्कुल भी बात ना की थी। लेकिन अब ये सच था कि इस वक्त करदम के कमरे में मुलाजमाओं से भी कोई भी गया तो वो गुस्सा होगा। उसे मुलाजमा के हाथ से फ़ाइल पकड़ी और ऊपर की तरफ जाने लगी थी। दरवाज़ा खटखटाने की जहमत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि दरवाज़ा पहले ही पूरा खुला था। वो बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। उसे आते देखकर लैपटॉप एक साइड पर रखने लगा, जबकि वो फ़ाइल बेड पर रखती वहीं से पलट गई थी। धड़कन, मेरी बात सुनो, मुझे लगता है आज जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए, और शायद मैं भी कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया। मुझे लगता है हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। करदम उसे इस तरह से देखकर खड़े होते हुए बोला था, जबकि वो उसकी बात को अहमियत दिए बगैर वहाँ से जाने लगी थी। धड़कन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और यहाँ पर तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। करदम को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। पहले जो कुछ भी हुआ यकीनन धड़कन की गलती नहीं थी, लेकिन अब तो वो सब जानबूझकर कर रही थी। इस वक्त मैं कोई बात नहीं करना चाहती। धड़कन वापस जाने लगी जब नज़र स्टडी टेबल के साथ रखी कुर्सी पर पड़ी थी, और कुर्सी के कोने के साथ पीले रंग के टसल पर यकीनन ये तायशा का था। तायशा ने काफ़ी होशियारी से काम लिया था, लेकिन फिर भी चोर अपने कोई ना कोई निशानी छोड़ के जाता है। उसने वो टसल कुर्सी से उतारा। आज सुबह तायशा ने इसी रंग के कपड़े पहने थे, और उसके दुपट्टे के चारों कोनों के साथ ये टसल्स लगे थे। उसने टसल करदम को दिखाते हुए अपनी मुट्ठी में रखा था। उसका इरादा कमरे में रुककर उसे सफाई देने का नहीं, बल्कि तायशा से वजह पूछने का था। वो तायशा के कमरे में आई। वो ये तो जानती थी कि उसकी करदम के साथ शादी उसे हरगिज़ पसंद नहीं आई, लेकिन वो इतना गिर सकते हैं उसने कभी नहीं सोचा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया था। धड़कन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तायशा सोने की तैयारी कर रही थी जब उसे अपने कमरे में देखकर परेशान हुई थी। वो तायशा दीदा, जब आपने स्टडी टेबल पर चाय गिराई तब आपका ये टसल कुर्सी में अटक गया था। आइंदा ऐसा कुछ भी करते हुए याद रखिएगा कि इस तरह की कोई चीज़ ना पहने जो आपकी गलती का सबूत छोड़ जाए। खैर, अब वजह बताना पसंद करेंगे आप? धड़कन इतनी दलेर नहीं थी कि किसी की आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी गलती की वजह पूछ पाती, लेकिन ना जाने क्या बात थी कि करदम की नज़रों में खुद को गलत देखकर वो यहाँ तक आ चुकी थी। शायद बाबा की बातों का असर था। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? मुझे क्या पता है उनके कमरे में कैसे पहुंचा? मैं तो आज सारा दिन उनके कमरे में गई ही नहीं, और मैं वैसे भी उनके कमरे में नहीं जाती। तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, तायशा ने भड़क कर कहा था। अपनी चोरी पकड़े जाने पर तायशा को रोने आने लगा। अब ये रोना चोरी पकड़े जाने पर था या किसी और वजह से धड़कन समझी नहीं थी, लेकिन उसके रोने की वजह से उसे मज़ीद गुस्सा आ रहा था। अपने ड्रामे करदम साईं के सामने करें या फिर उनके सामने करें जिन्हें आपके इन ड्रामों पर यकीन हो? बताएं मुझे, आपने करदम साईं की फ़ाइल पर वो चाय क्यों गिराई थी? बस धड़कन, बहुत हो गया, हद होती है बदतमीज़ी की। अपना ना से इसका ही ख्याल करो, वो उम्र में तुमसे बड़ी है।
धड़कन को एहसास भी ना हुआ था कि करदम कब उसके पीछे आया था। मुझे तुम कभी भी इतनी बदतमीज़ नहीं लगी थी। माफ़ी मांगो तायशा से। फ़ौरन वो गुस्से से धारते हुए बोला था। मेरी कोई गलती नहीं है करदम साईं, वो चाय तायशा दीदा ने कराई थी और अब इन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। उसकी बात पर तायशा के रोने में शिद्दत आ गई, जिसका मतलब साफ था कि वो पहले ही करदम को कमरे में देख चुकी थी, तभी उसने ये रोने धोने वाला ड्रामा किया था। बड़ी कोई कमीनी फितरत दिया। बस करो धड़कन, बहुत होगी बदतमीज़ी। अभी कभी माफ़ी मांगो तायशा से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करदम के गुस्से को देखकर धड़कन एक पल के लिए सहम सी गई थी, लेकिन वो क्यों डरती? वो गलत तो नहीं थी, बल्कि उसे ज़बरदस्ती गलत साबित किया जा रहा था। ठीक है, तायशा करदम से मोहब्बत करती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि वो इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करे और इन दोनों में गलत फहमियाँ पैदा करे, वो भी तब जब उनका रिश्ता पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ था। धड़कन, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा अभी कभी तायशा से माफ़ी मांगो। वो एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था। आई एम सॉरी। अपनी गलती ना होते हुए भी माफ़ी मांगकर धड़कन को रोना आने लगा, लेकिन इस शख्स के सामने वो बिल्कुल नहीं रोना चाहती थी, इसलिए फ़ौरन ही कमरे से बाहर निकल आई थी। बस तायशा, रोना बंद करो, जो भी हुआ भूल जाओ। ये बात हम लोगों में रहनी चाहिए, बड़ों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। वो तायशा को देखते हुए बोला और कमरे से बाहर हो गया था। जबकि इन दोनों के रिश्ते में पहली दरार डालकर तायशा बहुत पुरसकून थी। कल जो कुछ भी हुआ, करदम नहीं चाहता था कि बात बड़ों में जाए। वो इतने छोटे छोटे मसलों में दादा साईं या चचा साईं को शामिल नहीं करना चाहता था। उसने तायशा को तो मना कर दिया था, लेकिन उसे यकीन था कि धड़कन अपने छोटे दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करेगी। इसीलिए सुबह सुबह से मना करने उसके कमरे में आया था, लेकिन बदकिस्मती से वो इस वक्त अपने कमरे में नहीं बल्कि किचन में थी। उसे लगा था शायद सुबह सुबह से भूख लगी होगी, लेकिन मुलाजमा ने उसे बताया कि वो सुबह सुबह शायद आपके लिए नाश्ता बना रही है। करदम तो जैसे शायद लफ्ज़ सुना ही नहीं था। वो नाश्ता बना रही थी, उसके लिए उसे तो यकीन था कि उससे नाराज़ होगी, लेकिन यहाँ तो उसके लिए नाश्ता बना रही थी। करदम खुशगवार मूड में नाश्ते की मेज़ पर आया था। मुकद्दम नहीं आया अभी तक नाश्ते की टेबल पर। मुकद्दम को ना पाकर उसने पहला सवाल यही पूछा था। नहीं, आज वो दोनों जा रहे हैं ना। मुकद्दम सामान गाड़ी में रखवा रहा है, दादा साईं ने बताया, और नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गए थे, जबकि करदम अपनी बीवी के हाथ के नाश्ते का इंतज़ार कर रहा था। रुक जाएं दादू साईं, आप ये नहीं खा सकते। यहाँ देखिए, मैंने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया। धड़कन भागते हुए आई और टेबल पर नक्शेनुमा पराठा रखते हुए बोली थी। दादू साईं ने एक नज़र पराठे को देखा, फिर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। वो जानते थे कि सुबह 6 बजे के बाद से वो किचन में घुसी हुई है और उन्हें यकीन था इतनी देर में उसने यही पराठा बनाया था। बाबा साईं, आप भी ये नाश्ता मत कीजिएगा, मैंने आपके लिए भी अपने हाथों से नाश्ता बनाया। अहमद शाह का नाश्ते की तरफ जाता हुआ हाथ अचानक रुक गया था। रिजवाना और नाजिया दोनों ही उसे देख रही थी। बाकी सब लोग खा सकते हैं, उसने बाकी सब लोग कहते हुए करदम को ख़ास से हान में रखा था, यानी कि अब उसके लिए स्पेशल नहीं था। लो जी, बेचारे दी बिस्ती हो गई, नाश्ते दी इंतज़ार कर दे। वैसे अच्छा होया जिद्दां दा नाश्ता बनाया, पेट बच गया। बाबा साईं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, वो भी मैंने अपने हाथों से बनाई है। उसे चाय पर जोर देते हुए अपने हाथों को हवा में लहराते हुए बताया था। ये तो आज इनकलाब हो गया, अहमद शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दादा साईं बोल उठे, खबरदार जो हमारी पोती के खिलाफ एक भी लफ्ज़ कहा। इतनी मेहनत से उसने नाश्ता बनाया, यही खाओ। अरे करदम साईं, आप क्यों रुके हुए हैं? आप भी खाएं ना। करदम को इस तरह से खामोश बैठा देखकर दादा साईं बोले थे। जी दादा साईं, मैं कर रहा हूँ। वो बदमज़ा होकर रोज़मर्रा नाश्ता करने लगा था, जो हर लिहाज से परफेक्ट था, लेकिन आज उसे अपनी बेबी का टेढ़ा मेढ़ा पराठा चाहिए था अपनी प्लेट में। अपनी प्लेट में पराठा रखते हुए उसका ध्यान दादा साईं की प्लेट पर नक्शेनुमा पराठे पर गया था। काश ये सारी मेहनत उसके लिए की जाती। इससे पहले कि वो नाश्ता शुरू करता, तायशा ने उसकी प्लेट में नाश्ता रखना चाहा था। ज़रूरत नहीं है तायशा, मैं कर लूँगा। ना चाहते हुए भी उसका लहजा तल्ख था, जिस पर तायशा शर्मिंदा होकर पीछे हुई थी। आज हुरिया नहीं निकली अपने कमरे से, रिजवाना फुप्पो ने बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि वो रोज़ ही करदम का नाश्ता अपने हाथ से लगाती थी। हुरिया की ज़रूरत नहीं है, मेरी अपनी बीवी है ये सब काम करने के लिए। उसने दरवाजे से अंदर आती धड़कन को देखकर कुछ जतलाती नज़रों से कहा था। शायद तो उसे बताना चाहता था कि जो नाश्ता उसने बाबा साईं और दादू साईं के लिए बनाया है, उसके लिए भी बनाना था। न जाने कैसे, लेकिन दादू साईं उसके अंदर की जलन को महसूस कर चुके थे। धड़कन बेटा, इसके लिए भी नाश्ता लगाओ, वो मुस्कुराते हुए धड़कन से बोले, जिसका मूड ऑफ होने लगा था। लगाओ नहीं, बनाओ, करदम ने हुक्म दिया। मैं थक गई हूँ, यही खा लें। वो उसके लिए नाश्ता निकालते हुए एक साइड हो गई थी। करदम ने घूर कर देखा था। फ़िलहाल मुझे भूख नहीं है, शाम तक अपनी थकन उतार लेना और मेरे लिए कुछ बना देना। उसे घूरते उठकर बाहर निकल गया था, जबकि अपनी पीठ पर उसकी नसों की तपिश भी महसूस कर चुका था। बाहर आने के बाद देर तक सोचता रहा कि वो ये बचकाना हरकत करके क्यों आ रहा है। सब घर वालों ने नोट कर लिया था कि वो धड़कन के हाथ का नाश्ता करना चाहता था। धड़कन ने कितनी सफाई से उसे इस बात का यकीन दिलाया था कि वो उसके लिए ख़ास नहीं है।
वो खुद भी नहीं जानता था कि इतनी ज़रा सी बात पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन धड़कन को इस तरह खुद से लापरवाह होते देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आहो लैंडलॉर्ड साहब, आप जो मर्ज़ी कर दी फिर माफ़ी मांगो तायशा से, आया बड़ा। मुकद्दम साईं, इतना सारा सामान आप तो बस 15 दिनों के लिए जा रहे हैं और आपने शहर वाला बंगला क्यों खुलवाने के लिए कहा है? मुलाजिम बता रहे थे कि आप वहाँ शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। वो नाश्ते की टेबल पर आए तो दादा साईं पूछने लगे थे। बिल्कुल ठीक सुना है अपना दादा साईं, मैं हुरिया को लेकर शहर वाले बंगले में शिफ्ट हो रहा हूँ। उससे मेज़ पर मौजूद सबके सरों पर दिमागा किया था। वजह जान सकते हैं हम? दादा साईं को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसके मामले में वो हमेशा ठंडे दिमाग से सोचते थे। उसकी ज़िद के आगे उनका गुस्सा और ताकत हमेशा दब कर रह जाते। कदम जितना संजीदा मिजाज था, मुकद्दम का मिजाज उतना ही ज़िद्दी था। ज़िद उसकी ज़ात का हिस्सा थी, इसीलिए वो उस पर गुस्सा करके उसे किसी किस्म की ज़िद नहीं दिलवाना चाहते थे। वजह बहुत मामूली सी है दादा साईं कि यहाँ मेरी बीवी को मेरी बीवी होने की हैसियत नहीं मिल रही। आप लोगों ने हुरिया को अब भी सिर्फ मलिक की बेटी समझा हुआ है ना कि मुकद्दम शाह की बीवी। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो मलिक की बेटी ही रहेगी आप सबकी नज़रों में। और मैं अपनी बीवी को बात बात पर जलील होते नहीं दे सकता। उस लड़की की आंखों में आंसू आते हैं ना तो मेरा दिल कांपने लगता है। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर शिद्दत से बोला था, मुझे लगता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ दादा साईं, लेकिन ये मामला मोहब्बत की हदूद से बहुत आगे निकल चुका है। अपनी मोहब्बत को बयान करने के लिए इश्क से बड़ा कोई लफ्ज़ नहीं होता। अगर होता तो वो भी मेरे हुरिया के लिए जज्बात बयान करने के लिए छोटा होता। आप लोगों को मेरी बीवी पसंद नहीं है। किसी के लिए वो मलिक की बेटी है तो किसी के लिए मनहूस, और आपके लिए अम्मा साईं, वो रुककर अपनी माँ को देखने लगा था। आपके लिए तो वह कवारा लड़की है जिसने आपके बेटे को फंसा लिया। आइंदा मेरी बीवी के लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा। आपकी शायद वो कुछ ना लगे, लेकिन मेरी इज्जत है। आज से 15 दिन के बाद जब मैं वापस आऊँगा, मैं शहर वाले बंगले में रहूँगा अपनी बीवी के साथ, क्योंकि इस हवेली में मैं वापस तब आऊँगा जब मेरी बीवी को मेरी बीवी होने की हैसियत मिलेगी। एक ही रात में तुम्हारे कान भर दिए उसने मुकद्दम साईं, रिजवाना ने उसे देखते हुए कहा था। फिक्र ना करें फुप्पो साईं, उससे मुझे कुछ नहीं बताया। वो तो कह रही थी कि आपकी तल्ख बातें सुनने की उसको आदत है। अफसोस तो मुझे किसी और पर है, उससे अम्मा साईं को देखते हुए कहा था। उसकी नज़रों के हिसार में खुद को महसूस करते हुए नाजिया का सिर मज़ीद झुक गया था। आपने कहा था ना आपकी हर चीज़ से बढ़कर मेरी ख्वाहिश है अम्मा साईं, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो आपकी सोच का मुकाबला भी ना कर सकी। तुम ये घर नहीं जोड़ सकते मुकद्दम साईं, तुम जानते हो कि हमारे लिए कितने अहम हो तुम। जो चाहोगे वही होगा। आज से बल्कि अभी से हुरिया को इस घर में तुम्हारी बीवी की हैसियत से कबूल किया जाएगा। शायद हम कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए थे। अपने पोते को खुद से दूर करने का सोचते हुए भी दादा साईं परेशान हो गए थे। करदम, मुकद्दम और अब धड़कन, तीनों में उनकी जान थी। वो इन तीनों के बगैर नहीं रह सकते थे। ये सारी बातें मुझे नहीं, आपको हुरिया को बतानी होंगी, वो कहते हुए टेबल से उठ खड़ा हुआ था। मतलब के साफ लफ्ज़ों में वो उनको हुरिया से बात करने के लिए कह रहा था। हुरिया दीदा, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, चले नाश्ता करें। वो जानती थी कि हुरिया राज से उससे नाराज़ है। वो जब मुकद्दम को सब कुछ बता रही थी तब हुरिया की आंखों में अपने लिए नाराज़गी वो महसूस कर चुकी थी, और अब इतनी देर से उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। हुरिया ने एक नज़र उसके मासूम चेहरे को देखा, फिर बेख्तियार मुस्कुरा दी थी। तुम बहुत शरारती हो धड़कन, मैंने तुम्हें मना किया था ना मुकद्दम साईं को वो सब कुछ बताने के लिए। वो अपना नाश्ता लेकर बाहर आई थी। शायद टेबल पर मौजूद लोग उसका ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि नाश्ता तो वो काफ़ी देर पहले ही कर चुके थे। आओ हुरिया बेटा, बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, दादा साईं ने उसे मुखातिब करते हुए कहा तो वो परेशान सी बैठ गई थी। देखो बेटा, कल जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज़्यादा था। वो टेबल की तरफ देखते हुए बोले। वो कभी भी उससे बात नहीं करते थे, उसके चेहरे को नहीं देखते थे। शायद हम कल कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए थे। हम सब ने कल तुम्हें बहुत हर्ट किया। हम तुमसे उसके लिए माफ़ी चाहिए। प्लीज़, मुझे बुरा नहीं लगा। इससे पहले कि वो माफ़ी मांगते वो बोल उठी थी। वो इस शख्स की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहती थी। वो उसे अपने सामने झुकते तो कभी नहीं सोच सकती थी। मुकद्दम साईं कह रहे हैं कि वो तुम्हें लेकर शहर वाले बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। मामी ने बात में हिस्सा लिया था। हम सब ऐसा नहीं चाहते हुरिया, तुम हमारे ख़ानदान की बहू हो, मुकद्दम इस ख़ानदान का बेटा। हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद हमारे लफ्ज़ों से या हमारे रवैयों से तुम्हें तकलीफ़ ना पहुँचे। आज से बल्कि अभी से मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में कबूल करती हूँ, लेकिन खुदा के लिए इस हवेली से मत जाना। मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाऊँगी। वो हाथ जोड़ते हुए बोली थी। उनकी आंखों से निकलते आंसू देखकर हुरिया अंदर तक कांपी थी। एक माँ अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की को कबूल कर रही थी जिसका बाप उसके शौहर का कातिल था। आप फिक्र ना करें मामी साईं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने कहाँ जाना है, ये तो हमारा घर है, और सुबह का भूला शाम को अपने ही घर आता है, कहीं और नहीं जाता। हुरिया यार, जल्दी से नाश्ता करो। क्या चिड़िया की तरह चौंक रही हो? क्या कहा था तुमसे कि सुबह सुबह निकलेंगे और तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई? वो उसे घर के कपड़ों में देखते हुए अच्छा खासा तप उठा था। हम थोड़ी देर अपनी बहू से बात कर रहे थे। हुरिया बेटा, आराम से नाश्ता करो और फिर सुकून से निकलना।
इसे तो हर बात की जल्दी होती है, दादा साईं कुर्सी से उठते हुए खुशगवार लहजे में बोले थे। जबकि मुकद्दम को आता देखकर नासिया अपनी आंखें साफ कर चुकी थी, जबकि रिजवाना तो अभी भी उसे कहर बरसाती नजरों से देख रही थी। अच्छा ठीक है, तुम नाश्ता करो, तब तक मैं करदम साईं से डेरे पर मिलने जा रहा हूँ, और जब तक मैं आऊँ तुम बिल्कुल तैयार मिलो मुझे, उसे कहता हुआ उठकर चला गया था। जबकि हुरिया की खुशी की कोई इंतहा ही ना थी। आज इतने सालों के बाद नाना साईं ने उसे इतनी मोहब्बत से मुखातिब किया था। कल वो जिन लफ्ज़ों से हर्ट हुई थी, आज तो वो इन अल्फाजों को भूल ही चुकी थी। उसे घर में मुकद्दम शाह की बीवी की हैसियत मिली थी, ना कि मल्क की बेटी की। उसका दिल चाहा कि मुकद्दम शाह के गले लगकर उसे अपने दिल की कैफियत बयान करे, लेकिन उसे पता था कि इसके बाद मुकद्दम शाह ने फ्री हो जाना है। मुकद्दम शाह की मोहब्बत और बेबाकी को समझती हुए बेख्तियार शर्माई, जबकि धड़कन करीब बैठी ओहो करती उससे लिपट चुकी थी। वैसे मुकद्दम लाला ने ऐसे भी कोई रोमांटिक बात नहीं की कि आप शर्माएं, वो उसे छेड़ते हुए बोली तो हुरिया मज़ीद शर्माने लगी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वह छोटी सी लड़की तुम्हारा दिमाग ख़राब कर चुकी है। करदम ने जब उसे सुबह वाला वाक़या सुनाया था वो हंसे जा रहा था। और क्या, तुम मुझे वजह बता सकते हो कि वो तुमसे इतनी खफा क्यों है? आखिर हुआ क्या है? उसकी बिगड़ी हुई शक्ल देखकर मुकद्दम पूछे भी ना रह सका था। यार वही चाय वाला किस्सा, करदम ने सरसरी सी वजह बताई। मतलब वो कल की वजह से तुमसे नाराज़ है, जो तुमने वो फ़ाइल की वजह से उसे डांटा था, तो वो उसकी गलती थी, उसे चाय नहीं गिरानी चाहिए थी, और अगर गलती से चाय तुम्हारी फ़ाइल पर गिर गई तो उसे बता देना चाहिए था। मुकद्दम को हुरिया ने सब कुछ बताया था, जिस पर मुकद्दम को सारी गलती धड़कन की ही लगी थी। चाय धड़कन ने नहीं गिराई थी, तायशा ने गिराई थी। करदम ने उसकी बात काटते हुए बताया और साथ में बाकी की कार्रवाई भी बताई कि किस तरह उसने धड़कन को तायशा से माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। क्या तायशा ने क्यों किया? मतलब वो ऐसा क्यों करेगी? मुकद्दम उसे देखते हुए पूछने लगा था। और अगर तुम जानते हो कि चाय तायशा ने गिराई है तो फिर तुमने धड़कन को डांटा क्यों और उसे तायशा से माफ़ी मांगने पर क्यों मजबूर किया? अब मुकद्दम को करदम गलत लगने लगा था। मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन तायशा के दुपट्टे से उतरे मोती मेरे कमरे में पड़े थे, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे धड़कन को नहीं डांटना चाहिए था। रात को वो मेरे कमरे में चाय देने आई तो मेरा इरादा उससे बात क्लियर करने का था, लेकिन वो आगे से नखरे दिखा रही थी और फिर उसके हाथ वो मोती लगे, जिसे उठाकर वो तायशा के सर पर जा पहुंची और उसे अच्छी खासी बदतमीज़ी कर डाली। जो भी है, तायशा उम्र में उससे बड़ी है और उसका मुकाम वही है जो एक घर की बड़ी बेटी का होता है। धड़कन की बदतमीज़ी पर मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने उसे डांट कर माफ़ी मांगने के लिए कहा था। बहुत अच्छा काम किया, तायशा दे काम नहीं नज़र आते हैगे। तो बताओ मुकद्दम साईं, अगर दादा साईं से कोई गलती हो जाएगी तो क्या हम इस तरह से बदतमीज़ी करेंगे उनसे? नहीं ना, धड़कन को ये बात समझ लेनी चाहिए। आगे इस तरह के हालात आएंगे और अगर मैं माफ़ी नहीं मंगवाता तो बात बढ़ जाती और बड़ों में चली जाती। दादा साईं ज़मीन की वजह से पहले ही बहुत परेशान रहने लगे हैं। मैं नहीं चाहता कि घर में होने वाले छोटे छोटे मसाइल की वजह से दादा साईं की तबीयत मज़ीद ख़राब हो। चाहे धड़कन सही थी, लेकिन बदतमीज़ी तो बदतमीज़ी होती है और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी को कोई बदतमीज़ कहे। वाह करदम साईं, यानी कि आपको धड़कन की बदतमीज़ी पर गुस्सा आया और तायशा की घटिया हरकत पर गुस्सा नहीं आया। आज पहली बार उसे करदम गलत लगा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो शादी पर की जाने वाली तायशा की हरकत भी उसके सामने खोल दे। तायशा मेरी क्या लगती है जो मैं उस पर गुस्सा करूँगा? क्या हक है मेरा उस पर जो मैं उसे सही गलत की पहचान बताऊँ? मेरी बीवी धड़कन है मुकद्दम साईं, मैं किसी बाहर की औरत पर हक नहीं रखता कि मैं उसे डांटूँ या उससे माफ़ी मांगने के लिए कहूँ। करदम ने एक नज़र उसे देखा जो उसे पहले ही घूर कर देख रहा था। बहुत देर हो गई मुकद्दम साईं, तुम्हें अब निकलना चाहिए, गुड़िया इंतज़ार कर रही होगी। उससे मिलकर वो खेतों की तरफ चला गया, जबकि मुकद्दम वहीं खड़ा सोच रहा था, इस इंसान को समझना कितना मुश्किल है। बेचारी धड़कन। ये सफ़र हुरिया की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन सफ़र साबित हुआ था। वो मुकद्दम के संग बहुत खुश थी। मुकद्दम हर थोड़ी देर में उसे किसी न किसी बात से छेड़ता। उसका शर्माया हुआ रूप मुकद्दम को बहुत पसंद था। उसका तो हर रूप ही मुकद्दम की जान था। उसकी हर अदा मुकद्दम के लिए जानलेवा थी। उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास ये था कि उसकी जान उसके साथ है। गुजरते हर लम्हे के साथ हुरिया अपने रब का जितना शुक्र अदा कर रही थी, उसने कहाँ अपनी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत सोचा था। ये तो मुकद्दम की संगत थी जो उसे दिन ब दिन खूबसूरत बना रही थी। एक औरत चाहती क्या अपनी ज़िंदगी में? सिर्फ चाहे जाने का एहसास। ये एहसास कितना ख़ास होता है, ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। वो हर किसी की मोहब्बत नहीं चाहती। वो मोहब्बत में सिर्फ अपने शौहर की मोहब्बत चाहती है, अपने साथी की मोहब्बत। वो उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहती है, चाहे जाने का एहसास महसूस करना चाहती है। शादी के इन 10 दिनों में हुरिया ने एहसास दिलो जान से महसूस किया था। हर गुजरते दिन के साथ मुकद्दम की मोहब्बत उसके लिए बढ़ती जा रही थी। वो हर नमाज में अपने लिए मुकद्दम की मोहब्बत को कभी कम ना होने की दुआएं मांगती थी और मुकद्दम उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता, अपने हर अंदाज में उसे बताता कि वो उसके लिए कितनी ख़ास है। वो जो कभी किसी की मोहब्बत अपने लिए महसूस नहीं कर सकी थी, अब उसे सिवाय मुकद्दम के और किसी की मोहब्बत की ज़रूरत ना थी।
पहले मुकद्दम उससे सिर्फ मोहब्बत करता था, लेकिन अब उसने इस घर में उसके लिए एक मुकाम बनाया था। बेशक वो लोग उसे कभी हाना शाह की बेटी के रूप में कबूल ना करते, लेकिन मुकद्दम शाह की बीवी के रूप में कबूल करने पर वो मजबूर हो चुके थे। इस घर की बेटी ना थी, लेकिन बहू तो थी। बस यही बात हुरिया को फर्श से अर्श पर बिठा गई थी। अब वो बेमोल नहीं थी, बल्कि इस घर के सबसे लाडले बेटे मुकद्दम शाह की बीवी थी, इस ख़ानदान की बहू थी, और ये सिर्फ उसका मुकाम था जिस पर और किसी का कोई हक नहीं था। सवेरा दीदा, अब आप क्या करेंगी? मुझे कुछ बताएं, आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? मैंने तो धड़कन और करदम साईं की लड़ाई करवा कर इन दोनों को अलग कर दिया। अब वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। लेकिन आपने कैसे इन दोनों को हनीमून पर जाने दिया? आपने कुछ नहीं किया। आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? तायशा कब से उसके कमरे में बैठी उससे बातों में मगन थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो नहीं जानती थी, लेकिन उसकी पुरस्रार मुस्कुराहट बहुत कुछ बयान कर रही थी। ज़रूर उसके दिमाग में कोई ऐसी खिचड़ी पक रही थी जो बहुत कुछ तबाह करने वाली थी। बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा। धड़कन मुझे बता रही थी कि मुकद्दम साईं हुरिया को बहुत पहले से चाहते हैं। वो कभी भी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। वो हमेशा से उस 2 टके की लड़की को अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहते थे। तो देखने दो, कुछ दिन ऐश करने दो, उन्हें जीने दो अपनी ज़िंदगी, और फिर उन्हें मेरे पास आना है हमेशा के लिए। मैं नहीं चाहती कि उनकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी रहे। वो हमेशा के लिए मेरे होने वाले हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कुछ दिन उस लड़की के साथ गुजार लें जिसे वो कभी पसंद नहीं करते। सवेरा ने बेसब्री से कहा था। सवेरा दीदा, क्या आप मुझे अपनी प्लानिंग बताएंगे? उसकी बातों से अच्छी खासी घबरा गई थी। वो ज़रूर कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के बारे में सोच रही थी, और तायशा को उसकी बातों से हौल उठ रहे थे। कुछ तो गड़बड़ थी जो सवेरा उसे नहीं बता रही थी। वो क्या प्लान कर रही थी, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, तायशा भी नहीं जानती थी, और उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसे कुछ भी नहीं बताने वाली। वो रात घर वापस आया तो धड़कन उसे कहीं नज़र न आई। उसके बाद डिनर टेबल पर भी वो उसे कहीं नज़र नहीं आई थी। खाना भी रोज़ की तरह आज भी मुलाजमा के हाथ का बना हुआ था, यानी कि उसके कहने के बावजूद भी धड़कन ने उसके लिए कुछ भी नहीं बनाया था। तायशा ने सबको चाय पिलाई, वो भी कुछ भी बोले बिना चाय पी गया था। शायद वो धड़कन के साथ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर चुका था। शायद वह तायशा से माफ़ी मांगने की वजह से उससे ज़्यादा खफा थी। अपनी गलती ना होने के बावजूद माफ़ी मांगना कितना अजियतनाक होता है, वो समझ सकता था। आहो, समझ सकता थे माफ़ी मांगने लिए कहता, लेकिन वो ये बात कभी नहीं समझ सकती थी कि करदम ने ऐसा क्यों किया। उसने हुरिया के अलावा कभी किसी को नहीं रोका टोका था। वो किसी पर भी अपना हक नहीं समझता था, या शायद धड़कन पर ज़रूरत से ज़्यादा हक जमाने लगा था। खाना खा के वो रूम में आया और यही सब सोचने लगा था। उसकी माँ कहा करती थी, अपने से बड़े इंसान से कभी बदतमीज़ी मत करना, ये तुम्हारी तबीयत को 2 कौड़ी का कर देगी। शायद वो यही बात धड़कन को समझाना चाहता था। वो इसके अलावा भी धड़कन को बहुत सारी बातें समझाना चाहता था। वो उसे अपनी मुकम्मल बीवी के रूप में देखना चाहता था। वो जानता था कि धड़कन इम्मेच्योर है, लेकिन कल को उसे एक गाँव संभालना था, इस गाँव का सरपंच बनना था। तो धड़कन पर न जाने कितनी जिम्मेदारियाँ थी जो वक्त रहते उसे समझनी और सीखनी थी, लेकिन शायद वो उससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा बैठा था। मुकद्दम होटल चेकिंग करवा कर वापस आया तो हुरिया गहरी नींद सो रही थी। शायद सफ़र से बहुत थक गई थी। उसे इस तरह से गहरी नींद सोता देखकर मुकद्दम बेख्तियार मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा था। गैर महसूस अंदाज में उसके माथे को चूमता हुआ वो उठ खड़ा हुआ। उसका आराम करने का बिल्कुल भी कोई इरादा ना था, बल्कि तो वो अपनी हुरिया को ख्वाबों की दुनिया में लाया था। वो इस हनीमून का हर लम्हा यादगार बनाना चाहता था। मुकद्दम नहीं चाहता था कि हुरिया के लबों से मुस्कुराहट एक सेकंड के लिए भी गायब हो। इस वक्त भी सोते हुए खूबसूरत सी मुस्कुराहट उसके लबों पर थी। तो मेरा सोना माही, बी रेडी, एक खूबसूरत सा सरप्राइज़ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। क्या मतलब, आज फिर कोई शादी है? धड़कन जब भी अपने कमरे में आई थी, अहमद शाह उसके पीछे आकर उसे शादी के बारे में बताने लगे थे। इनको लग रहा था कि करदम ने जो कल धड़कन को डांटा था वो मसला हल हो चुका है, क्योंकि उसके बाद इस बात का बिल्कुल भी जिक्र ना किया गया था। हाँ, आज भी एक शादी है, गाँव है, कोई ना कोई शादी होती रहती है। आपके दादा साई ने कहा है कि आप जल्दी से तैयार हो जाएं, हम सब लोग जा रहे हैं सिवाय करदम साई के, अहमद शाह ने मुस्कुराते हुए बताया था। करदम साईं क्यों नहीं जा रहे? करदम को याद करते हुए धड़कन के लब मुस्कुराए थे। उसे तंग करके धड़कन को बड़ा मज़ा आया था। वो भीड़ भाड़ में जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, कहीं जाना ज़रूरी है तो बेशक चले जाते हैं, अहमद शाह ने बताया था। ठीक है, मैं जल्दी से तैयार होती हूँ, उसे बोलकर वो बाबा साईं के कमरे की तरफ चल कर आए। कुछ दिनों से इन दोनों के ताल्लुकात बहुत खुशगवार हो गए थे। धड़कन ने सब कुछ ठीक कर दिया था। अहमद शाह को बस एक बात का अफसोस था कि गुजरा हुआ वक्त वो वापस नहीं ला सकते थे। अपने भाइयों को वापस हंसते खेलते नहीं देख सकते थे, और ना ही अपनी लाडली बहन हाना के सर पर हाथ फेर सकते थे। माँ की ममता रूठे हुए भी तो न जाने कितने बरस बीत चुके थे, लेकिन वो बाप का साया खोना नहीं चाहते थे। जब से धड़कन और करदम का निकाह हुआ था, दादा साहिब बहुत खुश रहने लगे थे, और अब इन्हें खुशियों में वह अहमद शाह को भी मुकम्मल शामिल रखते थे।
हाँ भाई धड़कन तैयार हो? आयशा, सवेरा और घर के बाकी सब लोग जाने के लिए तैयार थे जब धड़कन को महसूस ना करके दादा साईं ने पुकारा था। करदम अभी अभी घर वापस लौट कर आया था। सबको इस तरह से तैयार देखकर वो समझ चुका था कि वो सब लोग शादी पर जा रहे हैं। धड़कन भी आ गई। अहमद शाह ने उसे सीढ़ियों से उतरते देखा तो करदम की नसें भी बेख्तियार उस पर उठी थी। सफ़ेद अनारकली फ्रॉक में सर पर खूबसूरती से दुपट्टा सजाए वो किसी और ही दुनिया की खूबसूरत तरीन परी लग रही थी। करदम की नज़र उस पर रुक सी गई थी। माशाल्लाह, मेरी शहजादी तो बहुत खूबसूरत लग रही है, दादा साईं उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा तो वो बेख्तियार शर्माती थी। धड़कन, एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। करदम उस पर से नजरें हटाता अपने कमरे की तरफ जाने लगा था। मैं शादी पे जा रही हूँ। धड़कन जानती थी कि करदम जानता है कि वो शादी पर जाने के लिए तैयार हुई है, फिर भी इसी तरह ऑर्डर झाड़ रहा था, वो भी जबकि वो जा रही थी। सच्ची सड़िया है करेला है थे। इसीलिए धड़कन ने उसे बताना ज़रूरी समझा कि फ़िलहाल वो उसके लिए चाय तो हरगिज़ नहीं बना सकती। और वैसे भी उस दिन की इज्जत अफजाई के बाद धड़कन ने कसम खा ली थी कि अब उसका कोई काम नहीं करेगी। धड़कन, शायद तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा चाय बनाकर मेरे कमरे में लाओ। इस बार करदम ज़रा सख्ती से बोला था। धड़कन ने दादा साईं की तरफ देखा। दादा साईं ने एक नज़र धड़कन की तरफ और फिर करदम की तरफ देखा, फिर धड़कन को देखते हुए ठहरे हुए लहजे में बोले थे, बेटा जाओ अपने शौहर को चाय बना कर दो, तुम कल वलीमे पर चली जाना। अब तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो गाड़ी में बैठो। वो धड़कन को बात करने का मौका दिए बगैर आगे बढ़ गए थे, जबकि करदम अपने कमरे की तरफ जा रहा था। धड़कन का मूड बुरी तरह से ऑफ हो चुका था। बहुत शौक है ना मेरे हाथ की चाय पीने का, आज ऐसी चाय पिलाऊंगी सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। वो गुस्से से किचन की तरफ आई थी और गुस्से से चीज़ें पटकती बर्तन इधर उधर कर रही थी। चीनी और नमक के डब्बे सामने रखते हुए उसकी शरारती दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। आई एम सॉरी करदम साईं, मुझे पता नहीं चला नमक कौन सा है और चीनी कौन सी थी। इसको तो लौंग बोलते हैं ना, वो शरारत से कहती एक डिब्बा उठाने लगी। चाय की पत्ती भी तो कुछ इसी की तरह दिखती है। उसे लौंग का चमचा भरते हुए चाय के पानी में डाल दिया था और फिर नमक के 3 बड़े साइज़ के चमचे अपनी शानदार चाय का हिस्सा बनाने लगी थी। नमक के नाम पर चीनी की बस एक चुटकी ही डाली थी, क्योंकि दोनों एक जैसी होने की वजह से वो दोनों में फ़र्क नहीं कर पाई। गलती से नमक की जगह चीनी और पत्ती की जगह लौंग डाल दिए। करदम साईं, आपकी शानदार चाय तैयार है। चाय को कप में डालती वह उसके कमरे की तरफ जाने लगी। बेशक आज उसके हाथों जो डिश तैयार हुई थी वो चाय के अलावा कुछ भी कहला सकती थी। होई तो चंगिया हो रोक के शादी थे जान। तो तुम्हें ठीक से पता है ना कि वो लोग कौन से होटल में ठहरे हैं? ऐसे मलिक ने अपने लोगों से पूछा तो उन्होंने उसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी थी। इन लोगों पर नज़र रखो, लेकिन ध्यान रखना मुकद्दम शाह बहुत तेज़ इंसान है, उसे ये सब कुछ पता ना चले। उनका दिमाग चीते की रफ्तार को मात दे सकता था और उसकी नज़र चील की नज़र को भी। अगर उसे शक हुआ और मेरी बेटी पर आँच आई तो तुम लोगों में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। सर बेफिक्र हो जाएं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम आपकी बेटी और मुकद्दम शाह पर नज़र रखेंगे और जब आपकी बेटी अकेली होगी तब आपको ख़बर दे देंगे। आप उससे मिलकर सब कुछ बता दीजिएगा। फ़िलहाल आपकी बेटी कमरे में तन्हा है, लेकिन मुकद्दम शाह उसका बहुत ख्याल रख रहा है और हर थोड़ी देर के बाद वो कमरे में जा रहा है। ये ना हो कि आप पकड़े जाएँ, उसके आदमी ने बताया था। ठीक है, लेकिन मुकद्दम शाह के हर कदम पर नज़र रखो और हुरिया को तन्हा पाते ही मुझे बताओ, मलिक ने फ़ोन रखते हुए कहा। वो वक्त दूर नहीं कासिम शाह जब मेरी बेटी मेरे पास होगी। वो ख्यालों में शाह साईं से मुखातिब था। आप बहुत उदास लग रही हैं बड़ी अम्मा, आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। हुरिया ने किस तरह से मुकद्दम साईं को अपनी तरफ लगाकर आपको खुद माफ़ी मांगने पर मजबूर किया, सब समझ रही हूँ। पहले उसके बाप की वजह से हमारा सारा ख़ानदान तबाह हुआ और अब उसकी वजह से मुकद्दम साईं आपसे अलग हो रहे हैं। काश मैं आपके लिए कुछ कर पाती। मैंने जो कुछ भी उस दिन कहा था सब झूठ था। असल में बात यह है कि मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उस दिन मैंने बदतमीज़ी से मुकद्दम साईं से शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरा यकीन करें अम्मा साईं, काश मैंने पहले देख लेती। सवेरा कब से उनके करीब बैठी बातें किए जा रही थी, जबकि नासिया ने उसके किसी सवाल किसी बात का जवाब नहीं दिया था। काफ़ी देर वो उनके जवाब का इंतज़ार करती रही, फिर मायूस होकर उनके करीब से उठ गई थी। माँ बिल्कुल बेटे जैसी है, मगरूर अकड़ू। सवेरा बड़बड़ाते हुए बाहर आ गई थी। वो चाय लेकर कमरे में आई तो करदम नहा रहा था। करदम साईं, चाय मैंने बेड के साइड टेबल पर रखी है, ना कि स्टडी टेबल पर। पहले बता रही हूँ, बाद में इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऊंची आवाज़ में बोले, जबकि उसकी आवाज़ सुनकर करदम बेख्तियार मुस्कुराया था। यहीं रुको, आ रहा हूँ मैं। इससे पहले कि वो बाहर निकलती करदम का एक और ऑर्डर आ गया था और फिर अगले 2 मिनट में करदम बाहर था। अपने कुर्ते के बटन बंद करते हुए उसके करीब आ रुका। वहाँ कबर्ड से टॉवल निकाल कर लाओ और वो अलमारी की तरफ इशारा करते हुए बेड पर आ बैठा था और दूसरे हाथ से एक करीब से चाय का कप उठाया था। चाय का पहला घूंट भरते ही अलमारी से तौलिया निकालती धड़कन को हंसी आ गई, लेकिन वो मुश्किल उसे जब्त करती उसके करीब आई थी। करदम के चेहरे पर किसी भी किस्म का कोई तासुर ना था।
खड़ी क्या हो, सर पहुँचो मेरा। दूसरा हुक्म देते चाय पीने लगा था। धड़कन ने उसके ऑर्डर पर मुंह बनाया और फिर हैरान और परेशान नजरों से उसके हाथ में मौजूद चाय का कप देख रही थी जो आधा खाली हो चुका था। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? इतनी गंदी चाय किस तरह से पी रहे हैं? वो सोचते हुए उसे घूर घूर कर देख रही थी। करदम ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर अपने सर की तरफ इशारा किया तो उसने फ़ौरन ही तौलिया उसके सर पर रखा था। इस अफरा तफरी में उसके बहुत नज़दीक आ चुकी थी। एक नज़र करदम ने उसे अपने बिल्कुल करीब देखा। धड़कन फिलहाल सिर्फ चाय का सोच रही थी जो करदम के अंदर जाकर न जाने उसके गुर्दे फेफड़े हिला रही थी कि नहीं, जबकि करदम उसके फुल स्पीड में चलते हाथ को महसूस करके मुस्कुराया था। चाय ख़त्म करके करदम ने कप एक तरफ रखा और अपने सर पर चलते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। धड़कन एकदम घबरा गई थी और जल्दी से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये उसके बस की बात ना थी। बहुत अच्छी चाय बनाई है, लेकिन अगली बार नमक ज़रा तेज़ रखना। ऐसे एक बात तो बताओ, तुम्हें किसने बताया कि मैं नमक वाली चाय पीता हूँ? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था, जबकि धड़कन की निगाहें सामने चाय के धड़कन की निगाहों के सामने वो चाय के 3 बड़े चम्मच जिसमें उसने नमक भर भर कर चाय में डाला था, वो मंजर याद आया था। हमारे घर में तो और कोई नमक वाली चाय नहीं पीता। करदम ने उसे अपने साथ बेड पर बिठाते हुए पूछा था। पिछली दफ़ा मुलाजमा ने बताया था। वो मासूमियत से बोलती उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी, जबकि उसके बिल्कुल साथ बैठी वो नर्वस भी हो चुकी थी। आपको वाकई चाय पसंद आई? धड़कन कन्फ्यूज सी पूछने लगी। हाँ, अच्छी थी। फिर कोशिश करोगी तो इससे भी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। करदम मुस्कुराया था। इस वक्त सिर्फ उसके साथ वक्त गुजारता, उसके लिए मुस्कुराता करदम धड़कन को बहुत प्यारा लग रहा था। उसका हाथ अपने हाथ में थामते मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रहा था। न जाने क्यों धड़कन का दिल चाहा कि ये वक्त कभी ख़त्म ना हो और करदम इसी तरह उसका हाथ थाम कर उससे बातें करता रहे। धड़कन, मैं तुमसे ताइशा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके देखते हुए करदम मुस्कुराकर बात का आगाज़ करने लगा था, जब धड़कन ने अचानक ही अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। बेशक उसके साथ रहना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन ताइशा के लिए उसके पास बात करने के लिए कोई बात ना थी। मुझे लगा शायद आप मेरे बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, उसे करीब से उठती हुई मूड ऑफ के साथ बोली थी। देखो धड़कन, मैं तुमसे आप देखें करदम साईं, अगर आप मुझे इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करना चाहते हैं कि वो सब कुछ मेरी गलत फहमी थी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कोई गलत फहमी नहीं थी। ताइशा दीदा ने सब कुछ जानबूझ कर किया। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो प्लीज़ मुझसे कोई बात ना करें। उसका नाम सुनकर वो बेजार हो चुकी थी। उसके करीब से उठकर कमरे से बाहर जाने लगी, फिर अचानक मुड़ी। मैं इससे कभी बात नहीं करती जो ज़बरदस्ती मुझे गलत साबित करने की कोशिश करे, लेकिन आपसे बात करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं दादू साईं को दुख नहीं देना चाहती। अगर मैं चाहती तो आपकी और आपकी उस लाडली प्लस चहेती ताइशा दीदा की सारी बातें दादू साईं को बता सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं उन्हें किसी किस्म का कोई दुख नहीं देना चाहती। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरी बात को समझें। मैं नहीं चाहती कि कल जो कुछ भी हुआ वो बात हम तीनों के अलावा किसी और को पता चले। इसीलिए बेहतर होगा कि घर में किसी भी किस्म की कोई बदमज़गी ना फैलाई जाए और मुझे मुखातिब करने की कोशिश भी ना की जाए, क्योंकि मैं नाराज़ हूँ और जब तक कोई सरप्राइज़ प्लान करके मुझे नहीं मनाता मैं तब तक नहीं मानती। धड़कन ने उसे मनाने का आइडिया भी दिया था, लेकिन फ़िक्र ना करें, मैं आपसे ख़ुद को मनाने की कोई उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि मैं जानती हूँ आप दुनिया के सबसे बोरिंग तरीन इंसान हैं, साथ अनरोमांटिक भी ला। इसलिए अब अगर कोई भी काम हो तो मुलाजमा से कहिएगा, मुझे नहीं। अगर इल्ज़ाम लगाते हुए और डांटते हुए आपको याद नहीं आया कि मैं आपकी मनकूहा हूँ तो काम करते हुए भी याद नहीं आना चाहिए। वो अपनी तरफ से उसे बहुत बड़ी बड़ी बातें सुना रही थी, जबकि करदम को एक पल के लिए वो बहुत समझदार और दूसरे पल में कोई नन्ही सी बच्ची लग रही थी। वो उसे बहुत भारी भारी बातें सुनाकर कमरे से बाहर जा चुकी थी। तो मैडम को मनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, इसीलिए तो बता कर गई है कि वो नाराज़ है। लेकिन कैसे मनाऊंगा? मैंने कभी किसी को मनाया नहीं और ना ही किसी ने मुझे इस तरह से मनाया है। खैर, मैं तो कभी किसी से इस तरह खफा भी नहीं हुआ। क्या मतलब? अब मैं उसकी बच्चों जैसी अब मैं क्या उसकी तरह बच्चों जैसी हरकतें करूँगा? मुकद्दम साईं, अब तुम में कोई आइडिया दो। वो फ़ोन उठाते हुए मुकद्दम का नंबर मिलाने लगा था, क्योंकि धड़कन की नज़र में मुकद्दम बहुत ही रोमांटिक हस्बैंड था। अब एक रोमांटिक इंसान धड़कन के शौहर को अपनी बीवी को मनाने का कोई तरीका तो बता ही सकता था। उसका फ़ोन कब से बज रहा था? एक बार उसने फ़ोन की तरफ देखा, करदम का नंबर आता देखकर उसे फ़ोन उठाना पड़ा, जबकि इस वक्त वो बहुत मसरूफ़ था। उसका किसी से भी बात करने का कोई इरादा न था। हाँ करदम साईं, जल्दी बोलो, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मुकद्दम ने फ़ोन उठाते हुए जल्दी से कहा था। ऐसी भी क्या मसरूफियात हैं जनाब, अभी तो आपको गए हुए बमुश्किल 1 दिन गुजरा है, करदम ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था। यार, मैं हूर के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ, तुम बताओ क्या काम है? मुकद्दम ने वजह बताते हुए कहा तो करदम मुस्कुरा दिया था। वो कितना प्यार करता था हुरिया से। वो अपने हर अंदाज में हुरिया के लिए छुपी हुई मोहब्बत को जाहिर कर रहा था। मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए लव गुरु, दरअसल मेरी बीवी मुझसे खफा है। करदम की बात अभी अधूरी थी कि मुकद्दम का कहका बुलंद हुआ था।
मतलब तुम अपने नन्ही सी बीवी को खफा कर दिया जो अभी तक रुखसत होकर भी नहीं आई। मुकद्दम साईं, खुदा का वास्ता बार बार उसे नन्ही ना बुलाया करो। दादू साईं ने भी न जाने क्या सोच कर ये पटाखा मेरे साथ बांध दिया है। एक दिन उसकी बातें सुन लो, खड़े खड़े फौत हो जाओगे। ऐसी बातें करती है जिनका ना तो सर होता है और ना ही पैर। इतना फजूल बोलती है कि हद नहीं। और अब रूठ कर बैठ गई है और ये भी कह दिया कि कोई सरप्राइज़ प्लान करो मुझे मनाने के लिए। और साथ में ये भी कहा है कि मुझसे किसी प्लान की उम्मीद भी नहीं रखती क्योंकि मैं बोरिंग तरीन इंसान हूँ। करदम ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा था। करदम साईं, कितने बोरिंग इंसान हो तुम। चलो, अब तुमने मुझे लव गुरु बोल ही दिया तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, मुकद्दम ने साहस जताते हुए कहा था। जी, नवाजिश होगी आपकी। करदम ने उसका एहसान कबूल किया था। वैसे तो मैं ये प्लान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हूर के लिए कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए शेयर कर रहा हूँ, मुकद्दम ने उसे प्लान बताते हुए कहा था। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैं ऐसी बचकाना हरकतें हरगिज़ नहीं करूँगा। करदम को उसका आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो ठीक है, खुद कुछ कर लो, लेकिन नाजुक दिल की लड़कियों ने ऐसे ही खुश होती हैं। मैं तो अपनी बीवी को ऐसे ही खुश करूँगा। अब तुम्हें उसे राज़ी करना है तो मेरे प्लान पर अमल करो। अगर नहीं कर सकते तो अपना अकड़ू माइंड चेक करके धड़कन को रूठा हुआ ही रहने दो, क्योंकि लड़कियों को मनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है और मैं बहुत बिजी हूँ। अपनी बीवी के लिए स्पेशल प्लानिंग कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुकद्दम ने फ़ोन बंद करते हुए कहा था। मतलब हद होती है। बंदा कोई अक्लमंदी का काम भी तो कर सकता है, लेकिन यह अहमकाना हरकतें करके मैं धड़कन को मनाऊंगा? ये सब कुछ मेरे बस से बाहर है। मुझे सीधे से धड़कन से बात करनी चाहिए। ये रूठना मनाना मुझसे नहीं होगा। पता नहीं मुकद्दम ये सब कैसे कर लेता है। बच्चा समझ के रखा है मुझे क्या पड़ी है। मैं धड़कन के लिए ऐसी हरकतें हरगिज़ नहीं करूँगा। सीधे से उससे बात करूँगा। अगर ऐसे ही राज़ी होती है तो ठीक है, वरना रूठी रहे। करदम फैसला करके उठा था। सच्चे कोई पता नहीं पुरानी सदी का ही बंदा है भी। हुरिया जागी तो कमरे में बिल्कुल तन्हा थी। उसने एक नज़र पूरे कमरे को देखा जो मुकद्दम शाह के वजूद से खाली था। वो बेड से उठकर उसे ढूंढने लगी। अनजान जगह, अनजान लोगों में वो बिल्कुल अकेली थी। वॉशरूम और बालकनी चेक करके उसे अजीब से खौफ ने आ गिरा। ये मुकद्दम साई कहाँ चले गए? दरवाजे के करीब ही बाहर गली नुमा राहदारी में उसे ढूंढने लगी थी, लेकिन उसे दूर दूर तक ना पाकर वहीं से वापस पलट आई। अकेले कहीं जाने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी, और वो भी इस अनजान जगह से हरगिज़ नहीं। अब सिवाय कमरे में उसके पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता ना था। धड़कन कहाँ है? घर में काम करती मुलाजमा को देखते हुए करदम ने पूछा था। छोटे साईं, वो तो अपने कमरे में है, मुलाजमा ने जल्दी से बताया तो करदम ने हाँ में गर्दन हिलाई थी। जुनेद, एक काम करो, एक रस्सी और एक मजबूत लकड़ी और ताज़ा फूलों की लड़ियाँ ले आओ। करदम ने उसे ऑर्डर दिया तो उसे हैरान नज़रों से देखने लगा था। साईं, आप उनका क्या करेंगे? जुनेद पूछे बिना ना रह सका। तुम इतना करो जितना मैं कह रहा हूँ। बेकार में फजूल सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, फटाफट लेके आओ, करदम ने उसे डपटते हुए कहा था। तो वो हुक्म साइन करता बाहर की तरफ दौड़ गया था। करदम को अपने आप पर हैरानगी हो रही थी। वो धड़कन को मनाने के लिए मुकद्दम के आइडिया पर अमल कर रहा था, जबकि उसने खुद ही कहा था कि वो बचकाना हरकत नहीं करेगा। लेकिन शायद मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, किसी को भी कुछ भी करने पर मजबूर कर दे। मोहब्बत ही तो थी, वो मोहब्बत जो निकाह के असल बंधन में बंध कर पैदा होती है। हर नापाकी से महफूज मोहब्बत, हर लिहाज से महरम मोहब्बत, बिना डर और खौफ के मोहब्बत, खूबसूरत और पाकीज़ा मोहब्बत, जायज़ और असल मोहब्बत। मोहब्बत के तो भी कितने खूबसूरत नाम होते हैं ना, लेकिन आजकल के आशिकों ने मोहब्बत को इस तरह से बदनाम किया है कि उसका नाम लेने से भी खौफ आने लगता है। जबकि सच तो यह है कि दुनिया में बनाया गया पहला रिश्ता आदम और हव्वा का था। एक खूबसूरत जायज़ रिश्ता। उनके दरमियान जिस बात पैदा किए गए वो मोहब्बत के थे। वो मोहब्बत जो निकाह के बाद हुई थी। निकाह ही तो मोहब्बत है। मोहब्बत का दूसरा नाम ही निकाह है। अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो तो उसे अपने निकाह में ले लो, अपना वो रिश्ता जायज़ कर लो, अपनी मोहब्बत का सबूत दे दो। वो होती है असल मोहब्बत। जुनेद भागता हुआ आया और रस्सी और लकड़ी उसके हाथों में दी थी। ये ले साईं, फूलों की लड़ियाँ मैंने ऑर्डर दिया है, वो आधे घंटे में दे जाएंगे। हाँ ठीक है, जब फूलों की लड़ियाँ आ जाए मुझे बता देना, करदम ने उसे भेजते हुए कहा था। मैं कुछ मदद करूँ आपकी? तुम कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा काम है, मुझे अकेले करना होगा। करदम ने उसे आंख के इशारे से जाने को कहा था। वो फ़ौरन ही पलट गया, जबकि अंदर तजस्सुस ज़रूर मौजूद था कि आखिर करदम साईं करने क्या वाले हैं। मुकद्दम कमरे में आया तो हुरिया बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके आते ही वो उसके करीब आ रुकी। कहाँ थे आप मुकद्दम साईं? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। क्यों छोड़कर अकेले चले गए थे मुझे? पता है मैं कितना डर गई थी। उसके करीब खड़ी से बताने लगी थी। इतने दूर से कैसे पता चलेगा मुझे तुम्हें कितना डर लग रहा था? यहाँ आकर बताओ। उसकी कमर में हाथ डालता से अपने करीब खींच चुका था। बस कर दे मुकद्दम साईं, देखिए मेरा दिल किस तरह से धड़क रहा है, और आप हैं कि आपको मस्तियाँ सूझी हैं, हूर ने नाराज़गी से कहा था। क्या कहा? बताओ मुझे तुम्हारा दिल किस तरह से धड़क रहा है, मुकद्दम ने शरारत से कहा तो हुरिया ने घूर कर फासला कायम किया था। आप बहुत बेशर्म है मुकद्दम साईं, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, वो कहते हुए इससे अलग हुई थी।
अच्छा बाबा, मैं कुछ नहीं कहता, फ़िलहाल चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा बिल्कुल तुम्हारे जैसा सरप्राइज़ प्लान किया। मुकद्दम उसके कंधे पर हाथ फैलाता अपने साथ बाहर ले आया था। हम कहाँ जा रहे हैं मुकद्दम साईं? ओहो मेरी जान, तुम चलो तो सही, वो मोहब्बत से कहता हुआ उसे अपने साथ ले जाने लगा। जब उसे महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई आ रहा है, उसे पीछे देखा, लेकिन पीछे दूर दूर तक कोई ना था। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? हुरिया ने उसे रुकते देखकर पूछा था। कुछ नहीं, चलो, मुकद्दम ने हंसते हुए उसके कंधे पर फिर से हाथ रखा था, जबकि उसका ध्यान अभी भी पीछे की तरफ था। करदम ने पहले सोचा कि वो मुलाजमा को बेचकर धड़कन को बुला लेगा, फिर धड़कन की नाराज़गी का सोचते हुए वो खुद से लेने के लिए आ गया था। उसे लगा था कि शायद धड़कन उसके बुलाने पर ना आए और उसका प्लान धरा का धरा रह जाए। कमरे में दाखिल हुआ तो धड़कन ज़मीन पर स्केच बुक रखे उसमें कुछ बनाने में मसरूफ़ थी। करीब आकर देखा तो वो दादा साईं की तस्वीर बना रही थी। वो वाकई बहुत टैलेंटेड थी। वो किसी माहिर पेंटर की तरह नहीं, बल्कि किसी मासूम बच्चे की तरह स्केच बुक ज़मीन पर रखी उस पर झुकी हुई थी और साथ ही दादा साईं की एक तस्वीर पड़ी थी और बिल्कुल सेम टू सेम स्केचिंग धड़कन ने की थी। करदम ने दिल ही दिल में उसे दाद दी थी, जबकि उसे देखकर धड़कन का मूड ऑफ हो चुका था। यह दरवाज़ा यहाँ इसलिए लगाया गया है ताकि इसे खटखटाकर इजाज़त मांगकर अंदर आया जाए। वो उसे ये नहीं कह सकती थी कि मैनर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। शौहर था, इज्जत तो करनी ही थी। हाँ बिल्कुल, ये दरवाज़ा इसीलिए लगाया गया है ताकि इजाज़त मांगकर अंदर आया जा सके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपनी बीवी के कमरे में आने के लिए मुझे इजाज़त की ज़रूरत है। चलो उठो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो बाहर चलते हैं। करदम अपनी तबीयत के बरखिलाफ मुस्कुरा कर बोला था। अपनी चहेती तायशा को ले जाएं, बल्कि तायशा नहीं, आप तो प्यार से उन्हें ताशी कहते होंगे। वैसे भी तो उनको गलतियाँ आपको कहीं नज़र नहीं आती, बल्कि उनकी गलतियों पर आप दूसरों को डांटते हैं। धड़कन के लहजे में जलन ही जलन थी। उसके खालिस बीवियों वाले अंदाज पर वो बेख्तियार मुस्कुराया था। अरे ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? मैं बेकार में यहाँ आ गया। मुझे तो तायशा नहीं बल्कि ताशी के कमरे में जाना चाहिए था, उसके करीब से उठते हुए बोला, जबकि उसकी बात सुनकर धड़कन का मुंह खुल चुका था। ऐसे कैसे उसके कमरे में जाना चाहिए था? बाहर बीवियों के साथ जाया जाता है और आपकी बीवी वो नहीं, मैं हूँ, धड़कन ने याद दिलाने वाले अंदाज में कहा था। उसे लगा था कि वो उसे राज़ी करने के लिए मोहब्बत से समझाएगा, लेकिन ये तो उल्टा उसके कमरे में जा रहा था। हाँ तो तुमने ही तो कहा था कि तायशा के कमरे में जाओ। वैसे भी अगर बीवी इजाज़त दे रही है तो रुकना नहीं चाहिए, ये मौके कम ही ज़िंदगी में नसीब होते हैं। करदम ने कदम आगे की तरफ बढ़ाए जब धड़कन उसके सामने आ रुकी थी। बस बहुत हो गया, बहुत शौक़ है ना आपको उनके साथ जाने का। अभी दादू साईं को बताती हूँ, वो खुद ही आपका फ़ैसला करेंगे, बल्कि आज फ़ैसला होकर रहेगा। जब उनको पता चलेगा ना कि आपने बगैर किसी गलती के मुझे इतना ज़्यादा डांटा है, फिर पता चलेगा आपको। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि अब आपका पत्ता कट चुका है और दादू साई की लाडली मैं हूँ, धड़कन ने इतराते हुए कहा था। गुड, लेकिन इस वक्त तुम दादा साईं को कुछ नहीं बता सकती क्योंकि वो सब लोग शादी पर गए हैं, लेकिन फ़िलहाल तुम मेरे साथ बाहर चल सकती हो। मैंने तुम्हें बनाने के लिए एक स्पेशल सरप्राइज़ प्लान किया है, करदम ने मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त उसे मज़ीद तंग नहीं करना चाहता था, इसीलिए प्यार से बोला था। आपने प्लान किया है? उससे सवालिया अंदाज में पूछा था। हाँ बिल्कुल, करदम मुस्कुराया था। लाइक सीरियसली, आपको लगता है मैं आपकी इस बात पर यकीन करूँगी? मुकद्दम लाला का आइडिया होगा, धड़कन ने उसके इरादों पर पानी फेरते हुए कहा था। उसे यह तो पता था कि वो उसे अनरोमांटिक समझती है, बल्कि थी, मगर ये नहीं पता था कि उसे इस हद तक बोरिंग भी समझती है कि उससे इस तरह की कोई उम्मीद भी नहीं थी। तुम्हारा लाला कोई तोप नहीं है जो उसकी हर बात मानूंगा, ये मेरी अपनी भी प्लानिंग है। न जाने क्यों करदम उसे सफाइयाँ पेश कर रहा था, शायद वो उसकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था। चलो बहुत हो गया, चलो मेरे साथ। इस बार करदम ने हुक्म दिया तो वो इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कोई ज़बरदस्ती है क्या? नहीं चलूँगी, क्या कर लेंगे? अगर नहीं चलोगे तो उठा कर ले जाऊँगा, करदम सख्ती से बोला था। बड़े आए उठा कर ले जाने वाले, धड़कन उसे इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली थी, जब अचानक करदम ने उसका हाथ थामा और उसे उठाकर अपने कंधे पर डाल दिया था। धड़कन, मेरी बर्दाश्त की एक इंतहा है, मुझसे तुम्हारे बच्चों वाले नखरे नहीं उठाए जाते। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता उसे बोल रहा था, जबकि धड़कन अपने आप को छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। मुकद्दम उसे बिल्कुल तन्हाई में लेकर आया था। यहाँ पर इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। एक बहुत ही खूबसूरत से झूले को फूलों से सजाया गया था। हुरिया बेख्तियार मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आई थी। मुकद्दम साईं, ये कितना प्यारा है, ये आपने किया है? वो उसे देखकर खुशी से चहकते हुए बोली थी तो मुकद्दम ने हाँ में सर हिलाया था। मेरे लिए? उसने बेयकीनी से पूछा था। नहीं, होटल की रूम सर्विसेज के लिए। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए, तुम्हारे अलावा कोई है जिसके लिए मैं ये करूँगा? मुकद्दम उसके करीब आकर बैठा था। थैंक यू मुकद्दम साईं, आपको पता मुझे बचपन से इस तरह के झूले पर बैठने का बहुत शौक़ था। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है हुरिया। मुकद्दम शाह को तुम्हारे लफ्ज़ों के इजहार की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारी आंखों में तुम्हारी ख्वाहिश पड़ सकता है। मुकद्दम ने मोहब्बत से उसकी दोनों आंखों को चूमा था। मुकद्दम ने आहिस्ता से झूले को मूव किया तो वो बेख्तियार उसके करीब आई थी।
तायशा तो बचपन से सहेलियों के साथ बाग में जाया करती थी। उसे भी बहुत शौक था बाग में जाकर झूले पर बैठने का, लेकिन मलिक की वजह से दादा साईं उसे कभी हवेली से बाहर जाने की इजाज़त ही ना देते थे। और अगर कभी वो किसी के साथ जा भी सकती थी तो सिर्फ़ और सिर्फ करदम के साथ, और करदम के सामने इस तरह की नन्ही नन्ही ख्वाहिशों का इजहार उसने कभी किया ही ना था। और अगर करती तो शायद वो उसे मना भी ना करता। वो तो हमेशा से उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन वो अपनी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकता था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुकद्दम उसके लिए कुछ ऐसा करने वाला है। झूले को खूबसूरत फूलों की ताज़ा लड़ियों के साथ सजाया गया था। हुरिया इन ताज़ा फूलों पर हाथ फेरते मुकद्दम के सीने पर सर रख गई थी। आप मुझसे हमेशा इसी तरह से प्यार करेंगे मुकद्दम साईं? वो उसके सीने पर सर रख के आहिस्ता से बोली। नहीं, मुकद्दम ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया तो हुरिया उसके सीने से सर उठाकर उसे देखने लगी थी। वक्त के साथ मेरी मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। कहते हैं मोहब्बतों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। लोग कहते हैं कि जिस चीज़ को हम चाहने लगें और वो हमें हासिल हो जाए तो हमारी शिद्दत में कमी आ जाती है, लेकिन तुम्हारे मामले में लोगों की ये बात गलत साबित हो रही है। हूर, तुम्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि हर दिन तुम में एक नई हुरिया को देखता हूँ जिससे हर रोज़ मुझे मोहब्बत हो जाती है। मैं गारंटी दे सकता हूँ मोहब्बत बढ़ जाएगी हुरिया, लेकिन कम कभी नहीं होगी। अल्लाह के सिवाय दुनिया की और कोई ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी। तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत हो, तुम्हारे बाद तो ज़िंदगी की ख्वाहिश भी नहीं। मुकद्दम साईं, प्लीज़ इस तरह की बातें ना करें। क्यों, मरना तो है एक दिन, सभी मरेंगे, बात करने में क्या हर्ज है? मुकद्दम के अंदाज़ पर मुस्कुराते हुए बोला था। अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है। मैं नहीं चाहती कि हम मरने मराने की बातें करके नाशुक्री करें। अभी मुझे आपके साथ बहुत सारी खुशियाँ देखनी हैं। जैसे कि? मुकद्दम उसके गिर्द बाहें फैलाए आहिस्ता से झूले को हिलाने लगा था। वो तो हमेशा से फुर्सत से बैठकर उससे बातें करना चाहता था, उसकी ख्वाहिश जानना चाहता था, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन वो गुमसुम सी कम गुलड़ की कुछ बोलती ही ना थी। आज वो बोलने पर आई तो मुकद्दम ने उसे रोका नहीं था। वो उसकी हर बात में एक नई बात निकाल रहा था। जैसे कि हम यहाँ से जाएंगे तो करदम लाला की शादी की खुशी, फिर तायशा दीदा की शादी भी तो होगी। वैसे मुझे तायशा दीदा के लिए बहुत बुरा लगा कि उनकी शादी करदम लाला से नहीं होगी। वो हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकेंगी, लेकिन धड़कन के लिए भी अच्छा लग रहा है, अब वो हमेशा हमारे पास रहेगी, हुरिया ने खुशी से कहा था। और फिर करदम लाला के बच्चे, मैं उनसे बहुत प्यार करूँगी, वो एक्साइटेड सी बताने लगी थी। और हमारे बच्चे? मुकद्दम ने आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी की थी, जबकि हुरिया इस बार नज़र उठाकर उसे देख भी ना पाई थी। ये चीटिंग है हुरिया, अपने भाई के बच्चों को किस तरह से मोहब्बत से याद कर रही हो, और मेरे बच्चे? खबरदार जो तुमने मेरे बच्चों की मोहब्बत में कमी की तो। वैसे तो तुम बहुत प्यारी हो, मुझे नहीं लगता कि तुम जालिम टाइप माँ साबित होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मुझे अपने बच्चों के लिए एक प्यारी सी माँ चाहिए। उसके चेहरे को देखते हुए शरारत से बोला था। हुरिया को बिल्कुल भी उम्मीद ना थी कि वो उससे इस तरह से बात करेगा। वो तो बस अपनी खुशियाँ गिने जा रही थी, अपने बच्चों के बारे में तो उसने सोचा भी नहीं था। अच्छा बताओ ना कि कब तक खुशखबरी मिलेगी? उसका शर्माया हुआ रूप देखकर मुकद्दम ने फिर से उसके कान में सरगोशी की थी। मुझे कैसे पता होगा? वो शर्मा कर उसके सीने में मुँह छुपा गई थी। तो फिर किसे पता होगा? बताओ, मैं उसी से पूछ आता हूँ। मुकद्दम ने मुस्कुराते हुए उसकी थोड़ी को ऊंचा किया था। अब बहुत बेशर्म है। उसका हाथ उठाते उसके सीने में मुँह छुपा गई थी जब मुकद्दम मुस्कुराया था। शादी के 13वें दिन भी वो पहली रात की तरह शर्मा रही थी। शायद यही चीज़ मुकद्दम को उसका मज़ीद दीवाना करती थी। हाँ यार, क्या करूँ, मुझे अपने बच्चों की बहुत जल्दी है। अब तो उनका बाप इतना जिम्मेदार हो गया तो बच्चों को जल्दी आना चाहिए ना। वैसे भी मैंने सुना है कि बच्चों के बाद प्यार बढ़ जाता है। मैं तो दिन रात अपना प्यार बढ़ाना चाहता हूँ। उसे अपने सीने से लगाया आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए मुकद्दम को एक बार फिर अपने पीछे किसी का साया महसूस हुआ था। न जाने से क्यों लग रहा था कि कोई उसे अपने नज़रों के हिसार में लिए हुए है। मुकद्दम ने गैर महसूस अंदाज में हर तरफ देखा था। वो हुरिया को खौफज़दा नहीं करना चाहता था। मुकद्दम साईं, मौसम ख़राब हो रहा है, चलिए अंदर चलते हैं, हुरिया उसे देखते हुए बोली थी। हाँ चलो अंदर चलते हैं, थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। कमरे में चलकर इस भीगी बारिश का फ़ायदा उठाते हैं। मतलब हम बारिश में भीगेंगे? हुरिया ने खुशी से चहकते हुए कहा था। उसके बचकाना अंदाज में मुकद्दम बेख्तियार मुस्कुराया था। हाँ बिल्कुल, इस मौसमी बारिश के साथ साथ अपने प्यार की बारिश में भी, मुकद्दम ज़ोमाइनी अंदाज में कहता उसे एक बार फिर शर्माने पर मजबूर कर गया था। मुझे हवेली के पीछे ले आया था। ये तो शुक्र था कि उसको आते हुए घर के मुलाजमों ने नहीं देखा था, वरना करदम शाह का ये रूप देखकर यकीनन बेहोश हो जाते। लेकिन यहाँ से धड़कन के कमरे में जाते हुए करदम सब नौकरों को छुट्टी दी थी सिवाय जुनैद की। छोड़े मुझे, ये क्या तरीका है? हर बात में ज़बरदस्ती और धोनस नहीं चलेगी। उसे धक्का देकर उससे दूर हुई थी। उसकी हरकत धड़कन को हरगिज़ पसंद आई थी। देखो धड़कन, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हारे नखरे एक हद तक बर्दाश्त करूँगा मैं, सो हद से ज़्यादा मेरे बस में नहीं है। देखो ये सब कुछ 2 घंटे की मेहनत से किया है। उसने बड़े से दरख्त के सिरे से
एक सिरे से झूलते झूले को दिखाते हुए कहा जिसे फूलों की लड़ियों से सजाया गया था। लकड़ी के बड़े से टुकड़े को नरम गद्दों से खूबसूरत कुर्सी का रोप दिया गया था। धड़कन झूला देखकर करदम को देखने लगी थी, जो मुस्कुराकर उसके एक्सप्रेशन देख रहा था। शायद नहीं, यकीनन यह सरप्राइज़ उसे बहुत पसंद आया था। आपने मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है, क्या लगता है आपको? अगर आप ये कहेंगे कि सब कुछ आपने किया, मैं यकीन कर लूँगी। करदम सही, मैं छोटी ज़रूर हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। एक नज़र खुद को शीशे में देखकर सोचें, क्या आप ये कर सकते हैं? उसे घूरते हुए यकीन से कह रही थी कि ये सब कुछ उसने नहीं किया था। तभी जुनैद दौड़ता हुआ आया और करदम का मोबाइल उसके हाथ में दिया था। शाह साईं, आपका फ़ोन। जुनैद इस तरह से कभी ना आता अगर उसके फ़ोन पर चौधरी का फ़ोन ना आ रहा होता। करदम ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और एक तरफ हो गया था, जबकि जुनैद धड़कन के करीब सर झुकाए हाथ बांधे खड़ा था। सुनो, ये सब कुछ करदम साईं ने किया क्या? वो उसे देखते हुए पूछने लगे, जबकि करदम के तेज़ कानों ने उसकी आवाज़ सुन ली थी। मतलब इस लड़की को अपने शौहर पर यकीन नहीं था, लेकिन नौकर पर यकीन था। जी बीबी जी, करदम साईं ही 2 घंटे से कर रहे थे। थोड़ी देर चौधरी से बात करके करदम दोबारा उसके करीब आ गया था। अब अगर कोई भी डिस्टर्ब करे तो खुद ही हैंडल कर लेना, मुझे मत देना, उसने जुनैद को वॉर्न करने वाले अंदाज में कहा और उसके हाथ से फ़ोन लेकर वहाँ से चला गया था। कर ली तफ्तीश, आ गया यकीन कि ये सब कुछ मैंने किया है। उसका हाथ पकड़कर उसे झूले पर बिठा रहा था। हाँ, आ गया यकीन, लेकिन ये सब कुछ आपने किया है। लेकिन ये आइडिया किसका, ये बताएं, क्योंकि आप खुद नहीं कर सकते। आप दुनिया के बोरिंग तरीन इंसान हैं, पता है मुझे। ये आपने नहीं किया, बताएं किसने किया? वो झूला हिलाते हुए बोली थी। करदम ने एक नज़र उसके चेहरे पर देखा, फिर बेख्तियार मुस्कुरा दिया था। हाँ, ये मेरा आइडिया नहीं है, तुम्हारे लाला का है, लेकिन वादा करता हूँ कि आगे ज़िंदगी में अपने आइडिया से मनाऊंगा तुम्हें। करदम ने हार मानते हुए उसके झूले को हिलाया था। धड़कन खिलखिलाते हुए झूला झूलने लगी थी। देखा, मैंने बताया था ना। नहीं, आपने नहीं किया, धड़कन मुस्कुराते हुए बोली थी। अच्छा लगा मुझे कि तुम्हें पता चल गया कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि तुम आगे ज़िंदगी में भी मुझे इसी तरह से समझो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जानना होगा। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बात का बहुत दुख है कि मैंने तायशा की वजह से तुम्हें डांटा, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह थी धड़कन। मैं हवेली में कोई तमाशा नहीं चाहता था। तुम्हें डांट फटकार के मैं तुम्हें मना तो कर सकता था, लेकिन अगर तायशा को डांटता तो ये बात बड़ों में जाती। और फिलहाल दादा साईं लड़कियों के स्कूल की वजह से पहले ही बहुत परेशान है। मैं उन्हें इस तरह से परेशान नहीं देखना चाहता। वो हमारी शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं नहीं चाहता कि इन ज़रा सी बातों की वजह से उनके चेहरे पर उदासी आए। और मुझे यकीन है कि तुम भी ऐसा नहीं चाहती। बस 5-6 दिन की बात है, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी। वादा करता हूँ कि आइंदा मैं तुम्हें गलत बात पर नहीं डांटूंगा धड़कन। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी गलतियों को कबूल करने से डरते हैं, लेकिन तुम भी अपनी गलतियों पर डांट खाने के लिए हमेशा तैयार रहना। करदम ने इस बार उसके झूले को रोकते हुए कहा था। कर दी ना हिटलर वाली बात, दिखा दिया ना अपना आप। ये मेरी गलती है जो मैंने सोच लिया कि कासिम शाह साईं का पोता रोमांटिक हो गया है। हाय, कहाँ किस्मत फूटी है मेरी। चलें अब शुरू हो जाएं, उसे देखते हुए कहने लगी थी। क्या शुरू हो जाऊं? करदम कन्फ्यूज़ हुआ था। उसकी ये बेफजूल सी दुहाइयाँ उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। वही सब जो आजकल के मर्द अपनी बीवियों से कहते हैं। मेरे खाने का ख्याल रखना, मेरे जूतों का ख्याल रखना, मेरे मोज़ों का ख्याल रखना। मुझे किसी चीज़ की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें कोई डांटूँ तो सुकून से इसकी डांट सुनना। अगर कोई मारे तो डंडा खुद उसको उठा कर देना। अगर सास बातें सुनाए, सॉरी, सास ही नहीं, सास का रोल तो आप प्ले कर रहे हैं। ताने आप मारेंगे। और रही बात मेरी नंद की, तो अल्लाह का शुक्र है कि है ही अच्छी। वैसे अगर देखा जाए तो सवेरा दीदा भी मेरी नंद हुई ना, और तायशा दीदा भी। तायशा का नाम लेते हुए उसकी आवाज़ कम हो गई थी, लेकिन कहका बहुत ज़ोर का बुलंद हुआ था। उसके इस तरह हंसने पर वो भी मुस्कुरा दिया था। अब उसे ये कह कर के तुम हंसी हो, प्यारी लगती हो, वो मज़ीद उसे सर पर नहीं चढ़ा सकता था। पहले उसके बहुत नखरे उठा चुका था। तुम बहुत फजूल बोलती हो धड़कन, तुम्हारी बातों का ना सर है ना पैर। उसे तारीफ़ करना ज़रूरी समझा तो धड़कन ने सर को खम देकर कबूल की थी। आप ऐसे क्या देखें, झूला झुलाएं मुझे। अगर रोमांटिक होने की थोड़ी कोशिश कर ही ली है तो मुकम्मल तरीके से करें। धड़कन ने उसके दोनों हाथ रस्सियों पर रखते हुए कहा था, तो करदम ने मुस्कुराते हुए इस झूले को धक्का दिया और उसके साथ ही वो खिलखिलाई थी। मुकद्दम साईं, बारिश का मौसम तो बना हुआ है, लेकिन बारिश होने का नाम नहीं ले रही। हुरिया बालकनी में कभी इधर तो कभी उधर टहल रही थी, लेकिन बारिश थी जो होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगता है ये बारिश नहीं होगी, फिर हम अपनी बारिश बरसाते हैं। मुकद्दम ने खींच कर उसे अपने करीब किया था। बिल्कुल नहीं, जब तक बारिश नहीं होती तब तक आप मेरे पास नहीं आ सकते। हुरिया ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर किया, जबकि उसकी नन्ही सी फरमाइश पर अमल करते हुए ज़रा दूर हुआ। 5 नहीं तो 10 मिनट में बारिश वैसे भी स्टार्ट होने ही वाली थी। इतना तो वो सब्र कर ही सकता था। वो अपना लंबा सा दुपट्टा हवा में लहराती इधर से उधर कर रही थी, जब अचानक बारिश का एक नन्हा सा कतरा उसके चेहरे पर आ गया। इससे पहले कि हुरिया उसे महसूस करती, मुकद्दम उसे खींचकर अपने करीब कर चुका था।
हो गई बारिश शुरू, अब पाबंदी ख़त्म, उसके चेहरे पर झुकते हुए मोहब्बत से बोला था। अभी ठीक से शुरू नहीं हुई, वो बेबसी से बोली, लेकिन उसके कहने की देर थी कि बारिश ने जोर पकड़ते हुए इन दोनों को भिगो डाला था। अब तो कोई इतराज़ नहीं, वो मुस्कुराती हुई उसके चेहरे पर झुका, जबकि हूरिया उसकी बाहों में सिमटती बरसती बारिश के साथ उसकी मोहब्बत की बारिश में भीगती चली जा रही थी। जी, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आज की एपिसोड आप सबको कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। मुकद्दम का हूरिया के लिए स्टैंड लेना और करदम का धड़कन के लिए थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश करना आप सबको कैसा लगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पांस दिया करें, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं दे रहे। कल के एपिसोड पे आप लोग अपना रिस्पांस देख लें। मुझे तो सख्त मायूसी होती है ऐसे एपिसोड वाले नावल स्टार्ट करके ना, कि आप लोग रिस्पांस नहीं देते। वरना अभी मेरी लिस्ट में एक और नावल भी था जो कि बहुत ही मज़े की स्टोरी थी, लेकिन अभी मैं उस नावल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकती, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस बिल्कुल ना होने के बराबर आता है। तो मैं इतना लंबा, जो कि तकरीबन 15 से 18 एपिसोड्स का होगा नावल, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकती। तो फ़िलहाल तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये नावल मैंने कब कैसे एंड तक लेकर जाना है, बिकॉज़ आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे। तो रिस्पांस लाजमी दिया करें, ठीक है ना। आप सबका रिस्पांस बहुत अहमियत रखता है। मुझे बताया करें कि नावल आपको कैसा लग रहा है। अभी आगे जाकर ये नावल की स्टोरी बहुत हाई होने वाली है, बहुत पीक पर जाने वाली है, मुकद्दम की तरफ से ख़ास तौर पर, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त तो बदलेगा ना। तो अब ये बदलता वक्त क्या लेकर आएगा ये हमें थोड़ी पता है, ये तो आगे जाके स्टोरी बताएगी कि क्या होगा। तो ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। ठीक है जी, तो चलें एक दफ़ा कमेंट सेशन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चलिए कमेंट सेशन देखते हैं। सबसे पहले गौसिया ख़ान का कमेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 6K। थैंक यू वेरी मच गौसिया ख़ान। शहरीन शहज़ादी कह रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस आप पे 6K सब्सक्राइबर्स। थैंक यू वेरी मच शहरीन शहज़ादी। ये सब लोग ये सब कुछ आप सबके प्यार सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। आगे भी बस अपना प्यार दिखाते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, तो इंशाल्लाह हम जल्द 10K तक भी पहुँचेंगे, 20K तक भी पहुँचेंगे, तरक्की करेंगे ना। तो बस आप सबका साथ चाहिए, आप सबकी सपोर्ट चाहिए। आप सबके लिए मज़े के नॉवेल्स मैं लाती रहूँगी। तो दैन ज़िया 459 कह रहे हैं नॉवल नेम, तो नॉवल का नेम लास्ट एपिसोड में रिवील होगा डियर। दैन आमिना मलिक कह रही हैं फंटेस्टिक जॉब, ज़बरदस्त, करदम और धड़कन इज़ माई फेवरेट कपल। थैंक यू वेरी मच आमिना, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। नेट देख लें कैसे चल रहा है। दैन आयशा क्वीन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 6K। थैंक यू वेरी मच आयशा, नाइस नावल। तीसरा हीरो कौन होगा, मैं जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। कौन होगा बताएं भाई, कौन होगा। बस जल्दी पता चलने वाला है आपको कि कौन होगा। मुझे अब तक तो करदम पसंद आया और धड़कन। तीसरा हीरो कौन है जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है इनका कोई कज़न होगा। चलें जी, देखते हैं कि आपका तुक्का सही होता है या नहीं। बाकी थैंक यू वेरी मच आयशा, आपका कमेंट बहुत मज़े का था। और आपका अच्छा जी, धड़कन और करदम फेवरेट कपल है। और अगर मैं सीरियसली सही बताऊँ ना, मुझे मुकद्दम और हूरिया का कपल ज़्यादा पसंद है। चलिए, हर एक की अपनी अपनी पसंद है, नो डाउट। करदम और धड़कन का कपल भी बहुत पसंद है, लेकिन मुकद्दम भाई अपने लव गुरु हैं, तो मुकद्दम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे जाकर मुकद्दम की स्टोरी और पीक पे जाएगी, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। बाकी करदम की स्टोरी भी अच्छी जाएगी आगे भी। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी मैंने आपका नोट कर लिया कि आपको भाई करदम पसंद है, अच्छी बात है, आपको करदम पसंद है। दैन सीमा सुल्ताना कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 6.1 के सब्सक्राइबर्स। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच सीमा। दैन सीमा कह रही है नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच। मेरा फेवरेट करैक्टर करदम और धड़कन है। अरे वाह, आप लोग तो करदम और धड़कन के फ़ैन ही हो गए। धड़कन का करैक्टर नो डाउट बहुत ही अच्छा है, करदम तो सड़ियल है। धड़कन की बहन कितनी कमीनी है, मनहूस औरत है, जाहल। बहन के नाम पे धप्पा है वो, कितनी कमीनी है वो। तायशा के साथ मिलकर अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर रही है। अब मुझसे सुनती है, मेरे मुँह से कुछ गलत ना निकल जाए। तीसरा हीरो कौन होगा जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। लगाओ ना तुक्का के कौन होगा। तीसरा कपल सवेरा का होगा। चलिए, आपकी ये बात मैं नोट कर चुकी हूँ कि तीसरा कपल सवेरा का होगा। अब देखते हैं कि सवेरा का होता है या नहीं होता। तो देखते हैं कि आप कितना सही साबित होती हैं। यार, जिस तरह की है ऐसा बंदा मिलना चाहिए जिसको सुधार दे। बिल्कुल
इसे तो बंदा ही ऐसा मिलना चाहिए जैसे ना बिल्कुल तीर की तरह सीधा कर दे। देखते हैं कि क्या होता है। इस 25 को मेरी सिस्टर की शादी है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करें, उन्होंने ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। घर में शादी की तैयारी हो रही है, बट आई प्रॉमिस मैं फिर भी आपके नावल देखूँगी। और सो स्वीट, थैंक यू वेरी मच सीमा सुल्ताना। आप सबका प्यार है भैया, आप सबके इन्हीं कमेंट्स, इन्हीं छोटे छोटे क्यूटनेस भरे कमेंट्स की वजह से ना मैं खुश हो जाती हूँ और फिर मैं मज़े से रिकॉर्डिंग करती हूँ, क्योंकि एपिसोड वाला नावल की मैं दीवानी हूँ। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच सीमा सुल्ताना। आपका कमेंट बहुत मज़े का था, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा एंड थैंक्स वंस अगेन। देन अयान बेग कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 6K, थैंक यू वेरी मच अयान बेग। मैंने इस नावल का कोई सीज़न नहीं पढ़ा, बस मेरे दिल में क्वेश्चन आया तो मैंने पूछ लिया। अरे कोई बात नहीं, ऐसे इसका सीज़न है लेकिन हम यही पढ़ेंगे बिकॉज सीज़न 2 के बारे में बिल्कुल भी सोचना भी नहीं चाहती, सोच के मेरा दिल ख़राब हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच अयान बेग। देन रियाजमिश कह रही हैं आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, बेचारे करदम के साथ बुरा हुआ। आहो बिल्कुल बुरा हुआ, कुछ नहीं होता, रूल भी ने आप ही बनाया सी। फिर मैं तो कहती हूँ अच्छा है, नानी याद आई है। वैसे रूल अच्छा था कि 18 साल से पहले नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए इसके साथ सबसे ज़्यादा बुरी हुई है, क्योंकि 17 दिन का मुझे नहीं लगता कि दिन का गैप कोई अहमियत रखता था। बाकी उसके मुताबिक वो है ही पटाखा है, बातें जैसी करती है बंदा खड़ा खड़ा फौत हो जाए। मुकद्दम और हुरिया का कपल भी बहुत अच्छा, बोथ कपल्स आर इंटरेस्टिंग। आई वंडर थर्ड कपल किसका है, बताएं भाई किसका है, ताइशा या सवेरा में से मे बी किसी का हो। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, चलें देखते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की एपिसोड, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा एंड थैंक यू वेरी मच रियाजमिश। कोकी खान कह रही हैं ज़बरदस्त आप भी, थैंक यू वेरी मच कोकी खान। सायरा बीबी कह रही है नाइस नॉवल, थर्ड पार्ट भी जल्दी दें, इंशाल्लाह 8 बजे अपलोड हो जाएगा सायरा। देन आयत इंसारी कह रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, थैंक यू वेरी मच आयत। गुरु गेमिंग कह रहे हैं नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच गुरु गेमिंग। मुस्तफ़ा नयार इतने दिनों बाद आए हैं, आप कहाँ गायब हो गई थी, शुक्रिया बाजी हैप्पी वाइस नावल के लिए, थैंक यू वेरी मच। देन मोहम्मद फैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जान, नावल एपिसोड बहुत अच्छा था, अपनी ही बहन का घर ख़राब करना चाहती है सवेरा। बिल्कुल यार, वो कमीनी औरत है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी से। पहले वो मुकद्दम से जान छुड़वाने के लिए इतने स्यापे कर रही थी, फिर अब मुकद्दम के पीछे पड़ गई है, अब उसको हासिल करने के लिए स्यापे कर रही है ये मनूस औरत। मुझे तो उस पर गुस्सा ही आता है शदीद किस्म का। बहुत अच्छा एपिसोड था, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद फैल। देन मास कह रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट 3 कब देंगी, 8 बजे रात को इंशाल्लाह। देन सलाहा कह रही है नाइस, थैंक यू वेरी मच सलाहा। वलीद मलिक कह रहे हैं नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच वलीद मलिक। फ़िज़ा कह रही हैं ज़बरदस्त आप भी, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। देन ज़ैनब सगीर कह रही है नाइस, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब सगीर। कनीज़ ज़ोहरा कह रही है कि आई वांट बोथ, बिल्कुल कनीज़ ये नावल एंड हो जाए इंशाल्लाह हम वो वाला नावल भी ज़रूर रीड करेंगे। ये जो मैं पोल क्रिएट करती हूँ ना कि आप कौन सा नावल सुनना चाहेंगे, मेरी इसका मकसद ये होता है कि मैं आपकी प्रेफरेंस पूछ रही होती हूँ कि आप पहले कौन सा सुनना प्रेफर करोगे। ये नहीं है कि मैं दूसरा रीड नहीं करूँगी, दूसरा भी मैं लाजमी रीड करती हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं वो नावल रीड ना करूँ, लेकिन हम वो प्रायोरिटीज़, आप कहते हैं ना कि प्रायोरिटीज़ हमारी पहले आ जाती हैं, तो आप सब लोग जो प्रेफर करते हैं मैं पहले वो रीड कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम दूसरे वाला रीड कर लेते हैं। तो ठीक है, वो दूसरा भी इंशाल्लाह जल्द मैं रीड करूँगी। देन गौसिया खान कह रही है नाइस, थैंक यू वेरी मच गौसिया खान। देन कुकी खान कह रही है नाइस आप भी, थैंक यू वेरी मच कुकी खान। वलीद मलिक कह रहे हैं नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच वलीद मलिक। देन मोहम्मद तफ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं। एपिसोड बहुत बहुत अच्छा था और आपकी छोटी छोटी धमकियाँ मीठी मीठी आप लोगों पे असर नहीं ना होती है ना, मुझे पता है आप लोगों पे असर नहीं होती, मैं भी बोल बोल कर चली जाती हूँ, माना करो ना बात। आप लोग कहते हो कि भैया ऐसी नरेटर कहाँ मिलेगी जो धमकियाँ लगाती है और एपिसोड फिर भी दे देती है, लेकिन फिर भी आप लोग मेरा दिल तोड़ देते हो। मैं कहाँ जाऊँ, आखिर जाऊँ कहाँ, मेरा ठिकाना आप लोग हैं, आप लोगों का ठिकाना मैं हूँ, तो हम लोग एक दूसरे में सर मारते रहते हैं ना। आप लोग मेरी सुनते हो, मैं आप लोगों की सुन लेती हूँ, इसीलिए ना बस आप लोग मगरूर हो गए हो कि भाई हमारी तो सुन लेती है, लेकिन मुझे भी मगरूर होने का मौका दो ना कि मैं भी कहूँ कि मेरे लिसनर्स भी मेरी मानते हैं। तो बस मैं दुखी हो जाती हूँ। अब आप लोग रिस्पॉन्स देख लें पिछले एपिसोड्स पर। हाँ, क्या कहूँ मैं, ये मासूम सी धमकी हमको ना दिया करें, हम हर वक्त आपके साथ हैं, हमें तो इतनी खुशी होती है नावल सुनकर, बस आपका साथ ही चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करती रहें, साथ देते रहें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूँगी। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तफ़ैल। देन सलाह कह रही हैं एपिसोड दे दो, सलाह एपिसोड रात को 8 बजे अपलोड होती है, आप तो मेरी पुरानी लिस्नर है, आपको पता होगा टाइम टेबल।
देन मास कह रहे हैं कि ज़बरदस्त, फंटेस्टिक, थैंक यू वेरी मच मास। राना अजान ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच राना। नाज क्या था, अजान, थैंक यू वेरी मच। सुंदस ने लाइक किया। सुंदस आप कहाँ गायब हो गई थी, इतनी देर से बाद आई हैं। तो जी, तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो एपिसोड है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आज का एपिसोड कैसा लगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो ये आई डोंट नो क्या हो रहा है आजकल मेरे साथ, या कुछ कमेंट्स रह जाते हैं, फिर जब दोबारा लोड करते हैं तो वो आ जाते हैं। तो गौसिया खान ने कहा सुपर, थैंक यू वेरी मच गौसिया खान। मास कह रहे हैं वेरी गुड नॉवल, एंड सलाह कह रही है नाइस, थैंक यू सलाह। तो आज का एपिसोड आप लोग एंजॉय करें, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड कैसे लगा और क्या लगता है कि आगे क्या होगा। क्या मलिक बिछाएगा कोई जाल मुकद्दम और हुरिया के घिर्द, और क्या लगता है कि धड़कन और करदम की ज़िंदगी में ताइशा क्या तूफ़ान लाने वाली है। आप सबकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आज के एपिसोड एंजॉय करें। अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल एपिसोड नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।